किस किस टाइप के कहाँ कहाँ पर पेड़ मिलते हैं, फॉरेस्ट मिलते हैं, ये नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है, इन सभी के बारे में हम बड़े डिटेल से बात करेंगे। काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, यहाँ पर हमारे ग्रेटर हिमालयस, फिर मिडिल हिमालयस, फिर लेसर हिमालय, शिवालिक्स वाले हो गए। जो फर्नीचर, बेड, सोफा या फिर टेबल, कुर्सी, मेज, लकड़ी के जो बनते हैं सामान है ना, वो सारे के सारे, अलमारी वगैरह सब कुछ सागौन की लकड़ी से बनते हैं। ईस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट छोड़ दो, तुम बीचों बीच की बात करो, तुम है ना, तुम बीचों बीच की बात करो तो वहां पर उससे ज्यादा बारिश यहाँ पर मिलती है। और फिर उसके अंदर में बीड़ी फैक्ट्रीज का काम होता है। हालांकि अब तो ये काफी कम हो रहा है। बहुत पुरानी पिक्चर एक आई नहीं थी, मोहब्बतें, उसमें वो सारी पत्तियां जो गिरती थी वो मैपल लीव्स गिरती थी ऐसे ऐसे। माली से बोलो वहां पर कि सर हमें ये सारे पेड़ पौधे दे दीजिए, पौधे दे दीजिए, वो दे देंगे, तुमको फ्री में दे देंगे भाई, तुम लेके चले आओ वापस। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इंडियन ज्योग्राफी के सीरीज में, जहां पर हम लोग अपने 5वें चैप्टर की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। और यहां पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपना 5th चैप्टर, जो कि रिलेटेड है एक प्रकार के इंडियन नेचुरल वेजिटेशन से। जी हाँ, आज का ये चैप्टर हमारे इंडिया के लगभग लगभग सभी वेजिटेशन, किस किस टाइप के कहाँ कहाँ पर पेड़ मिलते हैं, फॉरेस्ट मिलते हैं, ये नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है, इन सभी के बारे में हम बड़े डिटेल से बात करेंगे। हम लोग यहाँ पर आज के चैप्टर में बात करने वाले हैं नेचुरल वेजिटेशन की। तो जरा हम लोग बिना देरी किए हुए इस चैप्टर को आगे बढ़ाएं। आपके मन में एक सवाल डाल देता हूं मैं कि पहले भाई ये बता दो कि भाई नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है, क्या है ये नेचुरल वेजिटेशन, और कैसे हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारे एक जो प्लांटेड वेजिटेशन है उससे डिफरेंट है। जरा बताना। आजू बाजू में बहुत सारी चीजें देखते हो, आप आराम से इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अगर कोई डाउट वगैरह है, डायरेक्टली मुझसे बात करना चाहते हो तो वहां पर आ सकते हो। इस पूरे सीरीज का पीडीएफ आपको यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर से मिल जाएगा। और आप चाहो तो हमारे पेड प्रोग्राम्स जैसे कि प्रारंभ बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हो और अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन को वन वे सॉल्यूशन के तौर पर देख सकते हो। थैंक यू। नहीं नहीं, थैंक यू नहीं भाई। जरा हम लोग समझते हैं आज के लिए। सबसे पहले मैं तुम्हें यही समझाना चाहता हूं कि देखो, देर आर टू टाइप्स ऑफ थिंग आपके सामने। एक होगा नेचुरल वेजिटेशन और एक होगा आपके सामने प्लांटेड वेजिटेशन। तो भाई आप लोगों ने भी कभी जिंदगी में कुछ बगिया लगाया होगा, पेड़ पौधे लगाए होंगे, है ना। तो उन्हीं से रिलेटेड आप समझ सकते हो कि ये क्या है भाई आपके लिए प्लांटेड वेजिटेशन, जिसको कि आप बताते हो कि अरे नहीं नहीं, हम तो सर अपने बगिया में इसके फूल उगाएंगे, हम तो अपने बगिया में इस चीज के पेड़ उगाएंगे, हमारे आम का पेड़ होगा, हमारे नीम का पेड़ होगा, हमारे अमरूद का पेड़ होगा, और वगैरह वगैरह, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग ये बोल सकते हैं कि यार देखो, जो भी चीजें हम प्लांटेड, हमारे इच्छा अनुसार हम लोग किसी भी चीज को प्लांट करेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे प्लांटेड वेजिटेशन। हम बता रहे हैं, हम जानते हैं, हम डिसाइड करने वाले पर्सन है कि हमें आखिरकार इस पर्टिकुलर लैंड एरिया में क्या उगाना है। लेकिन अगर ये सारी चीज नेचुरल हो जाए तो मतलब कि आप सबको पता है कि पिछले कई सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से जो भी पेड़ पौधे अभी तक बने हैं, उनके बीच में क्रॉस पॉलिनेशन हुआ होगा, उनके बीच में बहुत मिक्सचर्स हुए होंगे, तब जाके हमें आज का अपना कोई पेड़ पौधा दिख रहा है। तो इस तरीके से उनके बीच में भी भाई कंपटीशन होते हैं बहुत तगड़े। तो जो भी उनके बीच के कॉम्पिटिशन्स हैं, उन सभी कॉम्पिटिशन्स को वो फेस करते हुए, एक दूसरे को हराते हुए, लड़ते झगड़ते, आज के टाइम पर जो वो नेचुरली अपने आप में हमारे एक रीजन में फैल रहे हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं भाई साहब, नेचुरल वेजिटेशन। तो हम लोग बोलते हैं कि अगर ऐसी प्लांट कम्युनिटी जिसको हम लोगों ने कहीं छेड़ा नहीं है, प्लांट कम्युनिटी, प्लांट कम्युनिटी विच इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, प्लांट कम्युनिटी जिसको हमने अभी तक छेड़ा नहीं है। भैया, ये जो अनडिस्टर्ब्ड की बात हो रही है ना, ये अनडिस्टर्ब्ड मतलब लंबे समय के लिए है, फॉर अ लॉन्ग पीरियड। ऐसा नहीं कि सर हाँ कल से तो हमने कुछ भी नहीं किया, अरे कल से नहीं भैया, लंबे समय की बात हो रही है। यहां पर नेक्स्ट लिखते हैं और क्या है कि दीज प्लांट कम्युनिटीज, these plant communities have adjusted themselves, adjusted themselves with the with the surrounding with the surrounding temperature and
टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी, या फिर वाटर कंटेंट, क्लाइमेटिक कंडीशन, नेचर ऑफ सॉइल, ये सभी हम लोग लिख सकते हैं यहीं पर। इनके अलावा भी हम लोग बोल सकते हैं यहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है, यहाँ का सॉइल का नेचर कैसा है। इन सब के बेसिस पर जो आज तक जीत के आया है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, नेचुरल वेजिटेशन बोल देते हैं। बहुत इजी है। नेचुरल वेजिटेशन तो यार देखो हम लोग को समझ में आ गया। अब यहाँ पर जरा हम तुम्हें इंडिया में एक ना, एक फॉर्मल तरीके से मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। अगर मैं तुमसे अभी पूछ लूँ कि यार चलो ठीक है, तुम जरा मुझे बताओ कि ऐसी नेचुरल वेजिटेशन हमारे इंडिया में कहाँ पर कैसे पाए जाते होंगे। अब चूंकि लास्ट लेक्चर में तुमको मानसून या क्लाइमेट सिस्टम के बारे में पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन बन चुकी है, उसके बेसिस पर जिन्होंने मेरे से फिजिकल ज्योग्राफी भी पढ़ी है पूरी की पूरी, इसी यूट्यूब चैनल पर ही तो पढ़ी है, तो वहां पर मैं आराम से इस चीज को बता सकता हूँ कि आपके हिमालयन साइड पे चले जाओ, आप अपने एक एक्सट्रीमिटी को देखोगे, आप डेसिडियस टाइप के फॉरेस्ट, अपना जो गंगा यमुना दोआब है वहां पर चले जाओ, वहां पर अलग एक्सट्रीमिटी। थार डिजर्ट में चले जाओ, अलग एक्सट्रीमिटी। वेस्टर्न घाट में चले जाओ, वेस्टर्न घाट में नीलगिरीज में, वहां पर तुम्हें अलग तरीके के मिलेंगे। नॉर्थ ईस्ट रीजन में अलग तरीका। तो ऐसे बहुत सारे एक्सट्रीमिटीज हैं भाई साहब। तो अगर मुझसे कोई पूछ ले कि सर एक काम करो, जरा एक बार थोड़ा सा एक ब्रीफ ओवरव्यू दे दो पहले, फिर पढ़ाना स्टार्ट करना, तो मैं वही ब्रीफ ओवरव्यू के पीछे तुम्हें पढ़ा देता हूं भाई पहले। यहां पर समझना जरा, और एज यूजुअल यहां से देखने पर ये टेढ़ा ही बनता है हर बार। हाँ, ये लो भाई, अब सही है ना, हाँ अब सही है। तो पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता है मेरे साथ कि हर बार मैं इंडिया का मैप थोड़ा टेढ़ा बना देता हूँ। अरे यहाँ से देख के बनाता हूँ ना, तो इधर से वो ऐसे झुका हुआ बन जाता है और कुछ नहीं। तो यहाँ पर अगर मैं तुम्हें बताऊं कि इंडिया का मैप तुम्हारे लिए अगर तुम्हारे सामने है, हम लोगों ने सबसे पहले तो देखो यार, यहाँ पर हिमालयन माउंटेन्स की बात की थी सारी की सारी, ये वाला। ओ, अब सही है ये। फिर इसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, और फिर उसके बाद एक छोटा सा ये तो हमारे हिमालयास की बात है। ये हिमालयास, और हिमालयास के साथ में मतलब अब मैंने बता देता हूँ तुम्हें, ये ट्रांस हिमालयस मैंने बनाया था। ट्रांस हिमालयस ये इसलिए बोला ताकि तुम दिमाग में सोचो कि अच्छा हाँ, ये ओके ओके, तुम लोग भी ये लिख के आए क्या। ये क्या है, ट्रांस हिमालयस, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, यहाँ पर हमारे ग्रेटर हिमालयस, फिर मिडिल हिमालयस, फिर लेसर हिमालय, शिवालिक्स वाले हो गए, मतलब हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक। इसके बाद तुम और आगे बढ़े तो यहाँ पर हमें मिल रहा है पूर्वांचल हिमालयस। यहाँ पर हमें मिल रहे हैं भैया पूर्वांचल हिमालयस, ये लो भाई, ये लो पूर्वांचल, पूर्वांचल। इसी का एक्सटेंशन अराकानियोमा, अराकानियोमा में पहुंच गए तुम। अच्छा, कुछ बातें तो और भी हैं यार। अब हम लोग जब इंडिया को पूरे तरीके से पढ़ ही रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर थोड़ी बातें कर लेते हैं हमारे अंडमान निकोबार की भी। अंडमान निकोबार की भी बात कर लेते भाई। तो यहाँ पर हमने बोला कि अच्छा ठीक है सर, अब इतनी बातें समझ में आती हैं, जरा और दिखाएं और दिखाएं, और क्या क्या आप बताने वाले थे। हमने कहा यार देखो, एक रीजन तो यहीं पर बहुत अजीब सा है ना, फॉरेस्ट वाला एरिया जो तुम देख रहे हो, ये वाला रीजन, सॉरी फॉरेस्ट बोल रहा हूँ, डिजर्ट वाला एरिया बहुत ही खतरनाक सा है तुम्हारे लिए। हमने बोला रेनफॉल वगैरह कंडीशन तो यार यहाँ पर बहुत ही अजीब सा है। अजीब क्या है, मतलब बहुत ही शानदार सा है, और बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है यहाँ पर। तो ये वाला रीजन भी तुम्हारे लिए थोड़ा अलग सा होगा। फिर उसके बाद हमने बोला कि सर देखो, मानसून वगैरह जो आते हैं वो भी अलग अलग तरीके से समझ में आते हैं। तो हमने बोला कि यार देखो, तुम्हारे जो पर्वत श्रृंखलाएं और भी हैं, जैसे कि इधर साइड से तुम अरावली रेंजेस की बात कर सकते हो, ये हम लोगों ने कल भी देखा था है ना। यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर ऐसा विंध्यास, विंध्यास, सतपुड़ा, यहाँ पर कुछ और माउंटेन्स, इधर साइड से हमारे वेस्टर्न घाट्स, इधर साइड से अगर हम लोग देखें तो हमारे ईस्टर्न घाट्स, इधर साइड में नीलगिरीज। तो बड़े सारे माउंटेन रेंजेस वगैरह भी हैं। अच्छा, इसके अलावा देर आर सर्टेन प्लेट्यू रीजन एज वेल। प्लेट्यू भी तो है अपने पास में। प्लेट्यू जैसे कि हमने देखा यहाँ पर, ये रहा हमारा अमरकंटक प्लेट्यू, यहाँ पर रहेगा हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू, फिर इधर साइड में बैतूल प्लेट्यू, फिर इधर साइड में हम लोग बोल रहे थे अपने नीचे साइड में तुम आओगे तो मलनाड रीजन, मैदान रीजन, इधर साइड में तुम्हारा नीचे इधर रायलसीमा,
इधर साइड में तुम्हारा तेलंगाना, तेलंगाना प्लेट्यू रेंज ऐसे कुछ। फिर ऊपर साइड में ये मालवा रीजन, मालवा रीजन। फिर इधर साइड में बुंदेलखंड, फिर इधर साइड में बघेलखंड। तो ऐसे बड़े सारे रीजन्स है ना अपने, तो बहुत सारे पढ़ लिए अपने। तो तुम समझ सकते हो कि इन सभी सिचुएशन में, इन सभी सिचुएशंस में अगर तुमसे कोई पूछता है, उनसे तुमसे भी कोई पूछता तो बड़े सारे वेरिएशन दिखा सकते हो। सिमिलरली यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था यार, यहाँ पर पढ़ा था ये सौराष्ट्र रीजन वाला जो था, रेडियल पैटर्न, सौराष्ट्र रीजन हो गया। यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था क्या, यहाँ पर हमने पढ़ा था सर रण ऑफ कच्छ, ये वाला रीजन जो है सर रण ऑफ कच्छ का है। तो बड़े सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी। अब इन सभी सभी के बेसिस पर हम लोग बहुत सारे प्लांट वेरिएशंस को भी हम लोग जरा देख सकते हैं। अब मैं अगर तुम्हें बताऊं, यहाँ पर थोड़ी थोड़ी सी बातें हैं कि हम लोगों ने इसके साथ साथ हमने बड़े आसानी से, हमने भाई साहब वो भी पढ़ रखा है मॉनसून। तुमने बोला था साउथ वेस्ट मॉनसून जो है वो आएगा ऐसे, साउथ वेस्ट मॉनसून, इसी का एक अरेबियन ब्रांच जो है वो भी आएगा, वो भी यहाँ पर इंटर कर सकता है। वो इंटर करने के बाद वो भी यहाँ तक पहुँच सकता है। ये वाले जो कहते हैं ये भी एक नर्मदा के पास में गुजर के इधर से मिल जा रहा है, एक जो है अरावली के दोनों साइड से पहुंच जा रहा है और यहाँ पूरी बारिश करा रहा है। तो हमने देखा कि यार ऐसे बहुत सारे विंड सिस्टम, क्लाइमेट सिस्टम, अब हम लोग को बहुत सारी चीजें पता है ना। सारी चीजें यार मैंने रिवाइज एक तरीके से रिवीजन के फॉर्म में अगर देखो तुम। अब तुम अगर, सबसे पहले मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि क्या क्या वेरिएशंस आने वाले हैं। सबसे पहले हम इस वाले रीजन की बात करते हैं, अपने हिमालयन रीजन की बात करते हैं जरा। हिमालयन रीजन, हिमालयन रीजन की तुम जैसे जैसे बात करोगे तुमको यहाँ पर निचले हिस्से पर कई बार तुम्हें मिलेंगे क्या, टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट। लेकिन तुम जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे भाई साहब तुम्हें टैगा और टुंड्रा मिलेगा। अब तुमको पता ही नहीं है कि सर टैगा क्या होता है, टुंड्रा क्या होता है, टेम्परेट क्या होता है, तो बेटा ये दिक्कत हो जाएगी। फिजिकल ज्योग्राफी इसीलिए पहले पढ़नी पड़ती है। हालांकि मैं तुम्हें थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा, बट आई विश कि तुम लोग मेरे से इंडियन ज्योग्राफी पढ़ने तभी आ रहे हो जब तुम लोगों ने फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ ली है। और अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ तो लो, लेकिन प्रॉमिस करो कि नेक्स्ट टाइम पर तुम इसके तुरंत बाद जाके तुम अपनी फिजिकल ज्योग्राफी, मेरी इसी चैनल पर वीडियोस पढ़ी है, पूरी 23 वीडियो की एकदम फुल फ्लेजेड सीरीज है, वहां पर जाके तुम वेजिटेशन जरूर से देखना। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत शानदार तरीके से, एकदम सरल तरीके से पढ़ा है मैंने तुमसे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं हिमालयन रीजन की। अगर हम बात करते हैं हिमालयन रीजन में, देखो एक तो हमारे पास में टेम्परेट, टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है, टेम्परेट फॉरेस्ट देखने को मिल सकता है। और यहीं पर हमें मिल सकता है टैगा और टुंड्रा भी, टैगा और टुंड्रा टाइप ऑफ फॉरेस्ट। ये सब पहाड़ों के बिल्कुल ऊपर वाले हैं, बिल्कुल ठंडे जगहों पर पाए जाने वाले। अब इसके ऊपर अगर हमने बोला और क्या है, हमने बोला कि यार देखो कुछ हिस्से अगर अंडमान एंड निकोबार वाला और ये वेस्टर्न घाट वाले की बात करेंगे वहां पर हमें कुछ कुछ मिल जाएगा। तो हम जरा इसको भी समझते हैं। हमने बोला दूसरा जो हमारे लिए है वो वेस्टर्न घाट अंडमान निकोबार आइलैंड का है, वेस्टर्न घाट्स एंड अंडमान एंड निकोबार। अगर इनको एक साथ हम देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर तुमको ज्यादातर करके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। बारिश यहाँ पर अच्छी खासी हो जाती है, इसीलिए तुम्हें यहाँ पर देखने को मिलेगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो देखो कई सारे यहाँ पर तुमको डेल्टाइक रीजन, जैसे कि इधर साइड में तुम्हारा पूरा गंगा, गंगा का डेल्टा, इसके बाद गोदावरी, महानदी, सॉरी महानदी, फिर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारे रिवर्स के जो भी डेल्टाइक डेल्टाइक रीजन के जो मिलेंगे यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं। डेल्टाइक रीजन में जब भी तुम आते हो तुमको यहाँ पर लिटोरल या स्वैम्पी टाइप ऑफ मिलता है। ये क्या होते हैं, लिटोरल या स्वैम्पी, स्वैम्पी टाइप पे मिलते हैं। या फिर यहीं पर तुमको एक और तरीके से बता देता हूँ, लिटोरल सैम्पी या फिर मैंग्रोव फॉरेस्ट तुम्हें देखने को मिलते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट हर जगह नहीं मिलेंगे, जहां पर मिलेंगे मैं तुम्हें बता दूंगा। मैंग्रोव जैसे कि तुम्हारा ये क्या बोलते हैं, वेस्ट उड़ीसा वेस्ट बंगाल का कोस्ट रीजन है, या फिर तुम्हारा कुछ एरिया गुजरात का है, वहां पर देखने को मिल सकता है मैंग्रोव फॉरेस्ट। इसके अलावा तुम्हारा एकदम ही विचित्र जोन में तुम चले जाओगे तो तुमको यहाँ पर मिल जाएगा क्या, थॉर्नी फॉरेस्ट। यहाँ पर तुम चले जाओ भाई राजस्थान वाले इलाके में, राजस्थान में जब जाओगे तो तुमको भाई कांटों भरा पेड़ मिलेगा, थॉर्नी बुशेस मिलेंगे।
थॉर्नी बुशेस, श्रब्स, ये सब मिलेंगे। और इनको हम लोग बोलते हैं क्या, सेमी सेमी एरिड, सेमी एरिड टाइप। राजस्थान में मिल रहा है सेमी एरिड जैसे, या फिर सेमी एरिड के साथ साथ तुम्हें एरिड भी मिल जाएगा, सबसे एक्सट्रीम में जाओगे तो तुम्हें एरिड भी मिल जाएगा, एरिड टाइप ऑफ फॉरेस्ट। और यहीं पर थॉर्मी बुशेस, इन सब का एग्जांपल क्या है भाई, जैसे कैक्टस पेड़ है तुम्हारा, कैक्टस तो जानते हो, कांटों भरा पेड़। तो इस तरीके से तुम देख सकते हो कि हिमालयन रीजन, अलग अलग रीजन में हमने देखा अलग अलग टाइप ऑफ फॉरेस्ट, जहां पर जैसी बारिश, जहां पर जैसा प्रेसिपिटेशन, जहां पर जैसी सॉइल, उसके बेसिस पर तुम्हारा ये पूरा का पूरा फिट हो जाएगा भाई। नाउ लेट्स कंसीडर द टाइप ऑफ फॉरेस्ट, टाइप ऑफ फॉरेस्ट। यहां पर हम लोग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट पढ़ते हैं भाई। तो टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट में सबसे पहले हम लोग जो भी बातें करेंगे ना, दैट विल बी बेस्ड अपॉन द प्रेसिपिटेशन, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेसिपिटेशन। मतलब कि कहीं पर रेनफॉल, स्नोफॉल जो भी है, वो कितना कहां पर कैसे हो रहा है, उसके बेसिस पर जरा हम लोग डिफाइन करते हैं। आगे चल के मैं प्रेसिपिटेशन को ऐसे भी लिखूंगा तो समझ जाना कि ये भाई प्रेसिपिटेशन है, मतलब बारिश की बातें चल रही हैं। इसमें सबसे पहला जो मैं तुम्हें नाम गिना रहा हूं वो है ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल इवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल इवरग्रीन फॉरेस्ट। तो मान लो कि हमारे पूरे इंडिया में जहां सबसे ज्यादा बारिश होती होगी, ये वही बात है जहां पर इवरग्रीन फॉरेस्ट की हम बात करें, जहां पर जो बारिश है वो 300 सेंटीमीटर पर ईयर से ज्यादा हो रही है। मतलब यहां पर अगर मुझसे कोई प्रेसिपिटेशन के बारे में पूछेगा तो मैं तो बोल दूंगा भाई मोर देन 300 सेंटीमीटर पर ईयर। तुम्हारे किताब में क्या 200 लिखा है, अभी रुक जाओ ना, 200 पर भी आएंगे। उसमें तुम्हारी किताब में दो चीजों को एक साथ क्लब कर दिया है। तुम्हारे किताब में जो एनसीईआरटी की किताब है उसमें ट्रॉपिकल इवरग्रीन फॉरेस्ट और सेमी इवरग्रीन फॉरेस्ट दोनों को मिक्स करके लिखा है ऑन एन एवरेज। हम अभी सिर्फ और सिर्फ ट्रॉपिकल इवरग्रीन फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं। हम बोलते हैं कि वैसे तो देखो ये ना डेंसेस्ट फॉरेस्ट ऑफ इंडिया होंगे, यहाँ पर इससे घना जंगल हमारे यहाँ पर कहीं नहीं पाया जाएगा। डेंसेस्ट फॉरेस्ट ऑफ इंडिया कहाँ मिल रहे होंगे, याद आ रहा है क्या? डेंसेस्ट फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। लेकिन एक बात का ध्यान देना, जैसे हमारे पास में डेंसेस्ट फॉरेस्ट ऑफ इंडिया तो बोल रहे हैं, लेकिन डेंसेस्ट फॉरेस्ट ऑफ वर्ल्ड की अगर हम बात करते हैं तो यार हमें याद आता है कौन सा, हमें याद आता है अमेजन के जंगल, हमें याद आते हैं कॉन्गो के जंगल, सुमात्रा के जंगल। लेकिन जब भी हम बात करें, ये तो इक्वेटोरियल है, यहाँ तो भाई सब मतलब 12 महीने बारिश होती है, तो यहाँ की जो कैनोपी है ना वो ज्यादा डेंस होगी, ज्यादा घने जंगल होंगे यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर भी बहुत घने जंगल है ना, बहुत घने जंगल है। लेकिन अगर कोई कंपेयर करे कि एक तरफ तुम्हारे पास में है इक्वेटोरियल टाइप ऑफ फॉरेस्ट और दूसरी तरफ तुम्हारे पास में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो हम साफ साफ बोलेंगे कि भाई साहब इक्वेटोरियल फॉरेस्ट जो है ना उसकी डेंसिटी ज्यादा है, वहां पर बारिश भी ज्यादा है, एट द सेम टाइम वहां पर जो फॉरेस्ट डेंसिटी है वो भी ज्यादा है, वहां की कैनोपी ज्यादा है। तो यहाँ पर जरा हम लोग समझते हैं डेंसेस्ट फॉरेस्ट ऑफ इंडिया की बात, हम लोग बोल रहे हैं रिलेटिव डेंसिटी की अगर बात हो जाए ना तो थोड़ी कम ही मिलेगी। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि relative density of forest is less than इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट से तो कमी मिलेगी है ना। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट का एग्जांपल अगर तुम्हें देना है तो यहां पर दे दो भाई। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट की हम किस किस की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं भाई देखो अमेजन के घने जंगलों की, हम बात कर रहे हैं अमेजन फॉरेस्ट, हम बात कर रहे हैं कॉन्गो फॉरेस्ट, हम बात कर रहे हैं सुमात्रा फॉरेस्ट, है ना। ये सब 0 डिग्री पर है भाई। हमारा जो नेशन, हमारा जो कंट्री है वो तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर ऊपर तक जा रहा है, और ट्रॉपिकल रीजन में अगर हम लोग जा रहे हैं तो वही लगभग 30 डिग्री या फिर 25 से 30 डिग्री तक ही जाएगा ये। तो नॉर्मली हम लोग बोल रहे हैं उसके ऊपर तो हिमालय वगैरह मिलेगा उसको। तो हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग बेसिकली बोल सकते हैं कि जैसे तुमने देखा होगा कि तुम्हारे सामने, तुम मान लेते हैं कि तुम एक टेबल पर बैठ के पढ़ रहे हो और तुम्हारे नीचे चेयर पर है, मतलब तुम टेबल पर पढ़ रहे हो, चेयर पर बैठे हुए हो। तो टेबल की हाइट कुछ और है और चेयर की हाइट उससे थोड़ा कम है ना, ऐसे ही तो होगा। तुम इस पे बैठे होगे और इस पर बैठ के, इस पे हाथ रख के पढ़ रहे होगे। तो टेबल चेयर होगी, टेबल चेयर के 2 लेयर्स होते हैं, है ना, 2 लेयर्स, दो दो फ्लैट सरफेस, एक हाइटेड और एक नीचे।
वैसे समझ लो यहाँ पर भी एक एग्जिस्ट करता है। जो यहाँ के टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट होते हैं ये भी दो डबल लेयर्स में चलते हैं। हम बोलते हैं कि दे आर ऑल्सो डिवाइडेड इंटू टू लेयर्स, डिवाइडेड इंटू टू लेयर्स। कौन कौन से लेयर्स है जरा हम लोग समझते हैं यार। यहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि जो हमारे पास में बहुत हाइट के हैं, लगभग लगभग भाई साहब 60 मीटर के आसपास के, 60 मीटर बहुत होता है, तो हम बोल रहे हैं हाँ यहाँ मिल जाएगा 60 मीटर के हाइट तक एक पेड़ मिलेगा तुमको, है ना। यहाँ पर ट्रीज विथ हाइट अप्रोक्सीमेटली 60 मीटर, एक तो ये मिल जाएगा। और दूसरा हम लोग बोल रहे हैं श्रब्स और क्रीपर्स मिलते हैं, है ना, श्रब्स और क्रीपर्स। यहाँ पर हम देखते हैं दूसरा जो है हुआ यहाँ पर श्रब्स एंड क्रीपर्स। अच्छा, इनके बारे में भी समझते हैं। पहले हम लोग 60 मीटर ऊंचे पेड़ पेड़ की दिक्कत देखते हैं। यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट वुड हैं, लेकिन ये सारे के सारे क्या होंगे भाई, हार्ड वुड होंगे। अगर इसके एग्जाम्पल तुम देखोगे, एग्जाम्पल सारे के सारे तुम्हारे हार्ड वुड होते हैं। जैसे कि महोगनी, है ना। महोगनी की अगर तुम बात करोगे तो तुमको बहुत सारे, महोगनी हो गया, इबोनी हो गया, ये सारे के सारे जो हैं बहुत ज्यादा डेंस डेंस होंगे, लेकिन इनका जो वुड है वो बहुत ज्यादा हार्ड होगा, बहुत ज्यादा हार्ड होगा। इनफैक्ट तुम रोज वुड, महागनी, इबोनी, रोज वुड, इन सब का एग्जाम्पल दे सकते हो। एक्चुअल में होता क्या है कि इन सभी की कैनोपी जो होती है वो बहुत ज्यादा वाइडन होती है। मतलब कि अगर तुम इस तरीके से देख सकते हो, इनकी ना हाइट बहुत ज्यादा होगी, मतलब 60-60 मीटर के होंगे, लेकिन इनकी कैनोपी जो होगी वो तो बहुत ही बड़ी होगी, है ना। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि ये जो पेड़ होंगे, ये जो पेड़ होंगे यहाँ पर भाई पेड़, ये बहुत घने होंगे, है ना, बहुत घने होंगे। अब इस घने पेड़ की अगर तुम बात कर रहे होगे, इस घने पेड़ की अगर तुम बात कर रहे हो, तो यहाँ पर बेसिकली इसी के साथ साथ ना कुछ क्रीपर्स आते हैं, क्रीपर्स। अब भाई इतना घना जंगल है तो यहाँ पर से जो घास फूस उग रहे होंगे, ये घास फूस को तो जल्दी सूरज नसीब नहीं होगा, तो यहाँ पर कुछ घास फूस जो होते हैं ना वो क्रीपर्स बन जाते हैं, और यहाँ पर आके अपने आप को सूरज के सामने निकाल देते हैं, है ना। पेड़ों पर चढ़ते 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 यहाँ पर निकाल देंगे, यहाँ से जाके झांक झांक के सूरज को देखते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए श्रब्स और क्रीपर्स भी मिलते हैं, है ना। ये श्रब्स और क्रीपर्स भी होंगे, यही यही हमारे लिए श्रब्स और क्रीपर्स, ये भी एक इकलौता, मतलब ये अलग सा एक रीजन होगा, ये भी बढ़िया ग्रो कर रहे होंगे। तो श्रब्स और क्रीपर्स भी तुम्हें देखने को मिलेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर इनकी भी हाइट लगभग फिर उतनी ही पहुंच जाती है, इसलिए कैनोपी यहाँ की बहुत डेंस है। ये हो गया तुम्हारा ट्रॉपिकल इवरग्रीन फॉरेस्ट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये जो इवरग्रीन फॉरेस्ट है, इनकी एक और पेक्यूलियर क्वालिटी ये है कि दे डू नॉट शेड देयर लीव्स इन ए पर्टिकुलर मंथ। जैसे हमारे लिए बहुत सारे जैसे डिसिडियस ट्रीज हैं, डिसिडियस ट्रीज के लिए ना पतझड़ का मौसम आता है, जब भी उनको लगता है कि अरे यार अब तो गर्मी आ रही है, गर्मी आ रही है, मेरे पत्ते बहुत ब्रॉडर हैं और इनसे सारे के सारे लीव्स, सारे के सारे जो पानियां है ना वो सब इवोपरेट हो जाएगी, तो हमने ठंड भर में जितना पानी इकट्ठा किया है, बारिश के टाइम पे जितना पानी इकट्ठा किया है वो तो गया। अब वो गया तो उसके बाद में हम कैसे रहेंगे, हम खाना कैसे बनाएंगे यार, ये तो दिक्कत हो जाएगी, हम तो मर जाएंगे। नहीं नहीं, तो हम पत्तियां गिरा देते हैं, पत्तियां गिरा देते हैं। लेकिन ये नहीं होगा, ये नहीं होगा भाई, ये पत्तियां ये भी गिराएंगे, ऑफ कोर्स ये भी पत्तियां गिराएंगे, लेकिन थ्रू आउट द ईयर, थोड़ी थोड़ी। इसीलिए ये थ्रू आउट द ईयर बिल्कुल हरे भरे दिखेंगे, में ये थ्रू आउट द ईयर हरे होते हैं, ईवर ग्रीन कहलाते हैं ये, है ना। हम लोग यहाँ पर लिखते हैं डू नॉट हैव डेफिनेट टाइम टू शेड देयर लीव्स, यहीं पर हम लोग लिखते हैं दे डू नॉट हैव एनी डेफिनेट टाइम या डेफिनेट मंथ टू शेड देयर लीव्स, टू शेड देयर लीव। ऐसा कौन करता है पर्टिकुलर मंथ में, ये डेसिडियस करते हैं। हम बोल रहे हैं इसीलिए तो ये थ्रू आउट द ईयर ग्रीन अपीयर होते हैं, हेंस हेंस दे अपीयर ग्रीन थ्रू आउट द ईयर, हेंस दे अपीयर ग्रीन थ्रू आउट द ईयर। यहां पर
यहाँ पर हम लोग जरा अगर इनके इनके मेजर पोर्शंस की बात करें तो ये दो रीजन्स में सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। कहाँ कहाँ पर देखने को मिलेंगे भाई? यहाँ पर जरा देखते हैं। अगर हम इस बेसिस पर थोड़ा देखें और हमें कहाँ कहाँ पर मिलेगा, हमें मिलेगा एक रीजन जो है वो हमारे लिए वेस्टर्न घाट का वेस्टर्न हिस्सा, जहाँ पर बारिश एकदम झमझम झमझम होगी। कुछ हिस्सा हमें दिखता है यहाँ पर, थोड़ा सा हिस्सा हम बोल सकते हैं जो हमारे उड़ीसा या फिर हमारे लिए आप बोल सकते हो मतलब वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पर जो कोस्टल रीजन्स है हमारे, कुछ कुछ यहाँ पर मिलेगा। और सरप्राइजिंगली तुम देख सकते हो कि यहाँ पर चूंकि बारिश जो है वो अच्छा खासा टाइम पर होता रहता है, तो हमारे लिए जो ये वाला रीजन है ये भी हम लोग को मिल जाएगा। तो इधर वाले रीजन पर भी जहाँ पर हमारे लिए वेस्ट अंडमान निकोबार है, इस वाले रीजन पर भी कहीं ना कहीं हम लोग को थोड़ा थोड़ा देखने को मिलता है। तो दो तीन रीजन अगर हम इसको थोड़ा सा डिवाइड करके लिखें, एरियाज जहाँ जहाँ पर ये मिलने वाले हैं, तो उनमें से हम सबसे पहले लिखेंगे वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट तुम देखोगे कि जहां पर भी बारिश बहुत ज्यादा होगी ये वहीं पर देखने को मिल रहे होंगे। दूसरा दूसरा अगर हम लोग देखें तो वो जो निकोबार आइलैंड्स हमने भी थोड़े थोड़े बनाए हैं, तो हम लोग बोलते हैं निकोबार आइलैंड्स पे देखने को मिलते हैं हमें। अच्छा, बारिश तो यार अपने नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में भी तो होती है। तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की भी अगर हम बात करें तो वहां पर भी मौसिन राम चेरापूंजी 1080 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल पर ईयर होता है। तो यहाँ पर भी हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो आपका मेघालय एरिया है, ये वाला हिस्सा, मेघालय, असम और कुछ इलाके हमारे जो पूर्वांचल के हैं, पूर्वांचल के भी कुछ इलाके, यहाँ पर से भी कुछ कुछ हिस्से में बारिश होती है। तो यहाँ पर हम लोग बोलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। यहाँ पर हमारे लिए और क्या मिलेंगे? नॉर्थ ईस्ट में अगर हम लोग चलते हैं तो हम लोग को तीन रीजन्स मिल रहे हैं। एक हमारे पास में है मेघालय, आपको पता ही कि मेघालय क्यों बोल रहा हूँ मैं, चेरापूंजी मौसिन राम सब यहीं पर है। लेकिन इसके अलावा 300 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल असम में भी होती है, और कुछ हिस्सा जो है वो पूर्वांचल के हिमालयाज में भी हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे लिए ये बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा। अब इसके बाद तुम्हारा सदर्न नीलगिरी रीजन है, यहाँ पर हम लोग बोलते हैं कुछ कुछ हिस्सा जो है सदर्न नीलगिरी रीजन। सदर्न नीलगिरी रीजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें मिलेगा कौन सा भाई? केरला। केरला में जो वायनाड वाला जगह है पूरा का पूरा, वो बहुत ही शानदार है यार। जहाँ पर बढ़िया तरीके से बारिश वारिश हो रही है वहां पर ये बहुत इजीली हमें देखने को मिल जाएगा, है ना। तो हम लोग बात यही कर रहे थे कि अंडमान निकोबार के आइलैंड्स की बात कर लें, वेस्टर्न घाट की बात कर लें, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की बात कर लें, इन सब जगहों पर हमें बहुत ही शानदार तरीके से देखने को मिलेगा भाई। फिर इसी के साथ साथ बेटा देखो ये क्या था भाई? ट्रॉपिकल इवरग्रीन फॉरेस्ट था। इसी का एक नेक्स्ट पैटर्न भी आता है हमारे पास, जिसको हम लोग बोलते हैं सेमी इवरग्रीन फॉरेस्ट, है ना। तो सेकंड नंबर पर हम लोग क्या लिखते हैं? सेमी इवरग्रीन फॉरेस्ट। सेमी इवरग्रीन फॉरेस्ट, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट में हम लोग बोलते हैं कि भाई देखो यहाँ का जो प्रेसिपिटेशन है वो लगभग लगभग 200 सेंटीमीटर के आसपास है ना, यही तुम्हारी किताब में भी लिखा था। यहाँ का जो प्रेसिपिटेशन मिल रहा है हमें वो है लगभग लगभग 200 सेंटीमीटर। अभी अभी 300 सेंटीमीटर के ऊपर था, अभी 200 सेंटीमीटर आ गया। तो ये बेसिकली कहाँ पर देखने को मिलेगा? हम बोल रहे हैं यहाँ पर सर सबसे बेस्ट तरीका तुम्हें अगर इसे ढूंढना है, तुम चले जाओ नेबरिंग एरियाज ऑफ ट्रॉपिकल इवरग्रीन फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल इवरग्रीन फॉरेस्ट के बाद तुमको यही मिलेगा। इसको हम लोग बोल सकते हैं सेवेरी इवरग्रीन फॉरेस्ट है ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन किस में? अब इसके और अंदर जब घुसोगे तो तुमको डिसिडियस फॉरेस्ट मिलेगा। लेकिन ये डिसिडियस फॉरेस्ट और बिल्कुल ट्रॉपिकल इवरग्रीन फॉरेस्ट के बीच का ट्रांजिशन जोन है, जहां पर हमें देखने को मिल रहा है सेमी इवरग्रीन फॉरेस्ट। तो हम लोग समझते हैं ये यहाँ पर नेबरिंग रीजन ऑफ, सबसे पहले लिखते हैं कहाँ पर ये मिल रहा है हमारे लिए। हम लोग लिखते हैं इसको कि नेबरिंग रीजन ऑफ, नेबरिंग रीजन ऑफ ट्रॉपिकल इवरग्रीन। मिलेगा भाई, एकदम बिल्कुल मिलेगा भाई, बिल्कुल मिलेगा। तो यहाँ पर रेंज जो होगा वहां से थोड़ा कम होगा, है ना।
तो हमने पहले लिख दिया कि यहाँ पर रेंज जो है वो 300 सेंटीमीटर से थोड़ा कम है। फिर इसके बाद हम लोग बोलते हैं इट हैज अ मिक्सचर ऑफ, क्यों बोल रहे हैं इसको ट्रांजिशन जोन, क्योंकि इट हैज अ मिक्सचर ऑफ बोथ, एवरग्रीन भी मिलेगा यहाँ पर, एवरग्रीन ट्रीज भी मिलेंगे यहाँ पर, प्लस डेसीडियस भी मिलेंगे। और फिर उसके बाद आगे चलेंगे तो सिर्फ डेसीडियस हो जाएगा। यहां पर एवरग्रीन के लिए अगर हम बात करते हैं तो देयर देयर आर सर्टेन क्लाइंबर्स, जिसको कि क्लाइंबर्स के चलते यहाँ पर बहुत सारी चीजें एवरग्रीन नेचर की दिखाई देती हैं। तो क्लाइंबर ट्रीज जो होते हैं वो क्लाइंबर के जो पौधे होते हैं, जैसे अभी हम लोग बढ़ भी रहते हैं, वो भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। देदार, हेलॉक, केल, ये सब मिलेंगे, है ना। तो हम लोग बोलते हैं कि क्लाइंबर्स जो होते हैं, क्लाइंबर्स जैसे कि देदार, हेलॉक, देदार, हेलॉक या केल, इन सब के बारे में अगर तुम बोलो तो ये भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं तुम्हें बता दूं थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पर, तो ये और कहाँ कहाँ पर इंडिया में मिलता है, अगर उसके मैप की बात हो जाए तो एक छोटा सा मैप बना देता हूँ मैं तुम्हारे लिए। यहाँ पर जरा मैं देखता हूँ और तुम्हें बताता भी हूँ। ये देखो तुम, कुछ कुछ एरियाज जहाँ पर मैं मार्क कर रहा हूँ। सबसे पहले हमें दिखेगा एडजॉइनिंग एरियाज ऑफ वेस्टर्न घाट। अभी तक क्या था, वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट था, लेकिन अभी एडजॉइनिंग एरियाज मिल जाएगा। अगेन तुम्हारे लिए जो ये कोस्टल रीजन्स थे हमारे पास में, उड़ीसा के और वेस्ट बंगाल के, वहां पर देखने को मिलेगा। कुछ हिस्सा हम बोल रहे हैं यहाँ पर जो हमारा अंडमान रीजन होगा वहां पर देखने को मिलेगा। जैसे वो निकोबार में ज्यादा मिल रहा था, ये हमारे लिए अंडमान में ज्यादा मिलेगा। क्यों, निकोबार इक्वेटर से पास था ना, तो इक्वेटोरियल टाइप का फॉरेस्ट वहां पर देखने को मिल रहा था। अब यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं, देखो सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है ना, यहाँ पर जो हमारे लिए सेमी एवरग्रीन की बात कर रहे हैं, तो सेमी एवरग्रीन में भी जो बारिश रिट्रीटिंग मानसून के तौर पर तमिलनाडु की कोस्ट पर आती है, वो वाली थोड़ी सी हिस्से, और कुछ कुछ हिस्सा अगर चलो तो तुम वेस्ट बंगाल और ये आंध्र प्रदेश वाले भी ले सकते हो। यहाँ पर इतने सारे जगहों पर हम बोल सकते हैं कि ये हमें ज्यादा देखने को मिलता है। तो हम लोग सिंपली यही बोल सकते हैं, कहाँ कहाँ पर मिल रहा है भाई। सबसे पहला है एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं, क्या कौन सा रीजन अभी हमने वहां बताया है, ये जो तमिलनाडु का कोस्टल पार्ट है ना, कोस्टल रीजन्स ऑफ तमिलनाडु। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कोस्टल पार्ट्स जो है वेस्ट बंगाल और उड़ीसा का भी, इसी में लिख देता हूँ, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। फिर नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं, नेक्स्ट हमारे लिए क्या आता है, हमारे लिए अंडमान रीजन आता है। तो अंडमान रीजन की बात कर दी। इतने जगहों पर हमें सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलने वाला है। अब नेक्स्ट हमारे पास में आता है क्या, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। हमारे पास में आता है क्या, तीसरे नंबर पर हम लिखते हैं क्या, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर एक बार जरा पुराने पर आना, यहाँ पर देखना, यहाँ पर हम लोग एक लाइन ये भी लिख सकते हैं कि जो एवरग्रीन ट्रीज और यहाँ का डेसिडियस ट्रीज है ना, इन दोनों के बीच में ये क्या बिहेव करता है, एक ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन, इन्वायरमेंट की भाषा में हम लोग इसी को इकोटोन भी बोलते हैं, है ना, इकोटोन। अच्छा खासा मतलब बायोडाइवर्सिटी रिसर्च मतलब रिच होता है काफी ज्यादा। तो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो प्रेसिपिटेशन की बात हो रही है, यहाँ पर जो प्रेसिपिटेशन की बात हो रही है वो होता है लगभग लगभग 70 से 200 सेंटीमीटर के आसपास। मतलब बारिश यहाँ पर भी होती है, बस बारिश यहाँ पर सीजनल होती है, कभी होगी और कभी बिल्कुल गर्मी पड़ेगी, सूखा पड़ेगा। तो उस चीज के लिए पेड़ को प्रिपेयर करना पड़ता है। हम बोलते हैं कि अगर तुमसे कभी इंडिया में कोई पूछता है कि बेटा इंडिया में कैसा कैसा फॉरेस्ट पाया जाता है, तुम बता सकते हो कि सर वहां पर तो सर ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट ही है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर हिस्सों में जो फॉरेस्ट रीजन है
वो तुमको यही मिलेगा। ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट सबसे ज्यादा एरिया कवर करता है हमारे यहाँ पर, तो हम बोल रहे हैं कि ये मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट टाइप है इंडिया में, मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट टाइप। तो इंडिया का यही टाइप है, ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट ही इंडिया का टाइप है। यहां पर हम लोग बोलते हैं, इसी को हम लोग एक नाम और देते हैं, मॉनसून फॉरेस्ट भी बोल देते हैं भाई हम इसको, मॉनसून फॉरेस्ट। ये जो मॉनसून फॉरेस्ट है, इसी को हम लोग बोलते हैं सिग्नेचर फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। ये भाई साहब ये नाम याद रखना है ना, क्या है भाई, सिग्नेचर फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। और समझते हैं, ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट में डिसिडियस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझ लो यार, बार बार इसका इस्तेमाल होगा। डेसीडियस, डेसीडियस का मतलब होता है बेटा ब्रॉडर लीव्स, ब्रॉडर लीव्स। तो तुम जितने भी बड़े पत्तों का, तुम कोई भी, जैसे पीपल का पेड़ होता है, पीपल की पत्तियां होती है, तो तुमने देखा होगा कि पीपल की पत्तियां जो है ऐसी होती हैं, है ना, पीपल की पत्तियां बिल्कुल ऐसे दिखेंगी तुम्हें। तो पीपल की पत्तियां चौड़ी होती हैं, तो इसीलिए तुम बोल सकते हो डिसिडियस ट्री होगा, पक्का होगा पक्का। तो हम बोलते हैं कि ये क्या करते हैं, वाटर लॉस ज्यादा हो जाता है। तो ब्रॉडर लीव से क्या मतलब है हमारे लिए, ब्रॉडर लीव्स का मतलब सिंपल है कि मोर वाटर लॉस इन ड्राई समर। और इतने सालों से जब ये टिके हुए हैं नेचुरल वेजिटेशन के अंदर में आ रहा है भाई, इनको पता चल जाएगा कि अच्छा अब गर्मी आने वाली है भैया, सेव कर लो। तो जब भी इन्होंने, मान लो बारिश हुई, बारिश होने के बाद, बारिश कब होती है भाई, हम मानते हैं जून से अक्टूबर तक, मान लो जून से अक्टूबर तक या जुलाई से अक्टूबर तक बारिश हो रही है। अक्टूबर के बाद इनको बहुत सारा पानी मिल जाता है, इतना मिल जाता है कि इन्होंने सब स्टोर स्टोर कर रखा है। बहुत जब ठंड बढ़ती है, नवंबर दिसंबर जनवरी, तो इन सब जगहों पर इतनी ठंड होती है, इतनी ठंड होती है कि ये पानी लूज नहीं करते, इवापोरेट नहीं करते। लेकिन जैसे ही उसके बाद गर्मी बढ़ना स्टार्ट होती है, इनको लगता है भाई गर्मी आएगा, मई जून की गर्मी तो बहुत दिमाग खराब करेगी। तो बोलते हैं कि जब बड़े पत्ते होंगे ना, तो इससे सारे के सारे वाटर इवापोरेट हो जाएंगे यार, अब क्या करें, कोई बात नहीं, इनको गिरा देते हैं यार, गिरा देते हैं और वाटर अपने पास स्टोर रखते हैं भाई साहब। जैसे ही बारिश फिर होने लगेगा, हम फिर हरी पत्तियां लेके बाहर आ जाएंगे, है ना। तो यही चीज है, वाटर लॉस यहाँ पर ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पर वाटर लॉस, मोर वाटर लॉस इन ड्राई समर एज इवापोरेशन, एज इवापोरेशन। तो अब इससे बचने के लिए वो क्या करते हैं, अपनी पत्तियां नीचे गिरा देते हैं। हेंस बिफोर समर ऑल द लीव्स विल बी शेडेड। यहां पर लिख सकते हैं हम लोग, हेंस बिफोर समर ऑल द लीव्स, ऑल द लीव्स आर शेडेड। गिरा देते भैया, नीचे गिरा दिए, ले लो, खत्म खत्म खत्म। तो यहां पर हमें लगता है कि पेड़ जो है, इट इट दे सीम्स लाइक अ नेकेड, दे सीम्स नेकेड। तो ट्रीज सीम्स नेकेड, सारी की सारी पत्तियां जो है वो बिल्कुल खत्म करके, ये सिर्फ और सिर्फ अपने डंडियों को, अपने तनों को सिर्फ यही दिखाती हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग बोलते हैं ना कि यहाँ पर क्या है हमारे लिए यार, ये बहुत ही शानदार है कि इसमें एक बहुत बहुत ही बढ़िया चीज हमें जो देखने को मिलने वाली है, वो ये है कि इसके जो वुड होते हैं ना, वो हमारे एज कंपेयर टू ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, इसके वुड थोड़े सॉफ्ट होते हैं, रिलेटिवली सॉफ्ट। इतने सॉफ्ट नहीं कि कमजोर हो जाए, लेकिन इतना तगड़ा कि उससे काम करने पर बहुत आसानी होगी। तो हमारे जितने भी मजबूत पेड़, तुम अपने घरों में जाके देखना, जो दरवाजे लगे होंगे, शीशम के दरवाजे लगे होंगे, सागौन के लगे होंगे, जो फर्नीचर, बेड, सोफा, या फिर टेबल, कुर्सी, मेज, लकड़ी के जो बनते हैं सामान, है ना, वो सारे के सारे, अलमारी वगैरह सब कुछ सागौन की लकड़ी से बनते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो शीशम की लकड़ी से बनते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीजें कैसी हैं, सॉफ्ट वुड हैं, लेकिन बहुत ही शानदार। हम बोलते हैं कि मतलब इतनी सॉफ्ट वुड नहीं है, ड्यूरेबल हार्ड वुड हम बोल सकते हैं इनको, कि इनको इनको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ड्यूरेबल, ड्यूरेबल हार्डवुड ही बोलेंगे। लेकिन ये जो हार्डवुड होगा, दिस इज लेस हार्डर देन, लेस हार्डर देन हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन। यहीं पर लिख देते हैं कि दे आर लेस हार्डर देन ट्रॉपिकल एवरग्रीन, लेस हार्डर देन ट्रॉपिकल एवरग्रीन। तो यहां पर हम लोग को क्या लगता है, एग्जाम्पल में हम लोग क्या लिख सकते हैं, टीक, साल, शीशम, है ना। यहां पर लिख सकते हैं टीक, टीक को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, यही सागौन है, साल, शीशम। तो यहां पर हम लोग यही बोलते हैं
जैसे कि साल, टीक, टीक को हम लोग क्या बोल दे रहे हैं भाई, सागौन की लकड़ी बोल रहे हैं। इसके अलावा हम लोग यहाँ जो साल, साल बोल रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, सखुआ बोल देते हैं, सखुआ, है ना। तो टीक है हमारे लिए क्या, सागौन। ये इसको हम लोग अपने देसी भाषा में क्या बोलते हैं, सखुआ। ये शीशम, शीशम को शीशम ही बोल रहे हैं। तो ये सारे पेड़ पौधे पाए जाते हैं और इनके बहुत सारे ऐसे ही हमारे ब्रांचेस मिलते हैं। ठीक है भाई। अब हम लोग एक बात करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, वैसे तो ये दो प्रकार से पाए जाते हैं, जरा हम इनको एक बार देख लेते हैं। इसी में ना एक्चुअल में अगर हम लोग वाटर की अवेलेबिलिटी की बात करेंगे ना, तो वाटर की अवेलेबिलिटी के हिसाब से भाई साहब यही डिसिडियस फॉरेस्ट जो हम लोग बात कर रहे हैं, वो मॉइस्ट और ड्राई, ये दो अलग अलग पार्ट में भाई साहब बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जरा हम लोग समझते हैं, मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट और ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट भी यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा। एक तो डिसिडियस फॉरेस्ट हमने देख ही लिया, हम लोग यहाँ पर चाहें तो लिख भी सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, यही डिसिडियस फॉरेस्ट हमारे लिए पहला बन जाएगा मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट, जहां पर पानी थोड़े ज्यादा होगा। मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, यहां पर जब हम बात करते हैं तो इसका जो प्रेसिपिटेशन होता है बेटा, इसका प्रेसिपिटेशन लगभग लगभग 100 से 200 सेंटीमीटर के आसपास होता है। हाँ, मतलब ये हायर साइड में होगा, और जो ड्राई डेसिडियस होगा वहां पर यार कम हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहां पर वाटर अवेलेबिलिटी यहां थोड़ी ज्यादा होती है। अच्छा, ये होगा कहां पर यार, जरा रीजन देख लेते हैं। एक तो भाई अपना हो गया सदर्न इंडिया वाले पोर्शन, सदर्न इंडिया, क्योंकि यहाँ से ओशियन से थोड़ी विसिनिटी होती है, तो बारिश वारिश यहाँ थोड़ी ठीक ठाक ह्यूमिडिटी मेंटेन रहती है। और साथ ही साथ हम लोग इसमें बात कर सकते हैं फुट हिल्स ऑफ हिमालय। फुट हिल्स ऑफ हिमालय पर क्यों, क्योंकि हमें पता है कि भैया वहां पर मिलता है हमें स्वैम्पी रीजन्स। स्वैम्पी रीजन्स क्यों मिलता है भाई, क्यों मिलता है, कोई बता पाएगा? आप बिल्कुल बता पाएंगे सर, अभी तो आपने पढ़ाया था कि हिमालय के फुटहिल्स पर हमें ना एक तराई रीजन मिलता है। ओहो, स्वैम्पी रीजन, थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो खदर के बाद में तराई रीजन भी मिलता है, और फुटहिल्स ऑफ हिमालय में हमें एक मिलता है नॉर्थ ईस्ट रीजन के पास में भी तुम जाओगे तो यहाँ पर भी बारिश वगैरह अच्छे खासे होते हैं, इधर भी तुम देख सकते हो थोड़ा थोड़ा। और फिर इसके बाद तुम देख सकते हो ईस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट, ये तो भाई जाएगा नहीं। ईस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट झमाझम बारिश होती है इधर तो। इन सब जगहों पर तुम्हें थोड़े से मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। अच्छा, इसमें एग्जाम्पल के तौर पर अगर तुम देखोगे कि क्या क्या मिलेंगे, तो तुमको मिल सकते हैं वही अपने फेमस से साल, टीक, और कुछ मिक्सचर होंगे यहाँ पर शीशम वगैरह भी मिलेंगे तुम्हें। शीशम, एक होता है हुर्रा, हुर्रा। इसके अलावा तुम बोल सकते हो महुआ, आंवला, कुसुम, महुआ, आंवला, कुसुम एटसेट्रा, इन सब के पेड़ तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। अच्छा, तुम बोलोगे अरे सर अब अपना अपना वो कहाँ गया, पुष्पा भाऊ है ना, पुष्पा भाऊ कहाँ जाएंगे भाई, यहीं आएंगे। तो इसमें भी तुम लिख सकते हो एटसेट्रा से पहले यार लिख लो तुम, सैंडलवुड भी लिख लो भाई। दूसरा जो हम लोग बोलते हैं वो आता है ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट, है ना। दूसरे नंबर पर हम इसी में लिख लेते हैं, दूसरे नंबर पर क्या आएगा भाई हमारे लिए, ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट। पानी यहाँ पर ऑब्वियसली कम होगी, तुम देख सकते हो। यहाँ पर हम लोगों ने डेसिडियस फॉरेस्ट जब पढ़ा था, तुमने बोला था 70 से लेके 200 सेंटीमीटर आता है, तो 100 से 200 तो मॉइस्ट हो गए, और 70 से 100 की बात अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, ड्राई डिसिडियस आ जाएगा वहां पे, है ना। सिंपल था इससे तो। यहाँ पर प्रेसिपिटेशन कितना होगा भाई, हम बोलते हैं 70 से लेकर 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से हम बात कर सकते हैं। तो यहाँ ये कहाँ कहाँ पर मिलता है जरा हम समझते हैं। हम बोलते हैं ये हमें मिलेगा सर नदर्न प्लेन ऑफ यूपी एंड बिहार। जितने भी हमारे साइड में तो यार ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट बहुत ज्यादा है। यहाँ पर हम बोलते हैं कि
पेनिनसुलर प्लेट्यू के कंपैरिजन में यहाँ पर रेनफॉल थोड़ी ज्यादा ही होती है, क्योंकि मानसून का यहाँ पर बारिश होता है, वो रेन शेडो एरिया में थोड़ी ना है। हम बोलते हैं ये कहाँ मिलता है हमें, ये हायर हायर रेनफॉल एरियाज, हायर रेनफॉल एरियाज देन पेनिनसुलर इंडिया। यहाँ पेनिनसुलर इंडिया के कंपैरिजन में, अब जैसे वेस्टर्न ईस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट छोड़ दो, तुम बीचों बीच की बात करो, तुम है ना, तुम बीचों बीच की बात करो, तो वहां पर उससे ज्यादा बारिश यहाँ पर मिलती है। यहाँ पर हम बोल सकते हैं पूर्वांचल के लोअर स्लोप्स पर, लोअर स्लोप्स ऑफ पूर्वांचल, पूर्वांचल समझते हो ना अपना, पूर्वांचल हिमालयाज वाला पार्ट जो है पूर्वांचल, और यहाँ पर थोड़े थोड़े से लोअर स्लोप्स ऑफ ग्रेटर हिमालयाज में भी मिल जाएगा भाई हमें। और कहां पर देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर एक और बोल सकते हैं, एक तराई रीजन है अपने लिए भाई, तराई रीजन का आउटर बाउंड्री जो होता है वहां पर मिल जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ा ही पेक्यूलियर क्वालिटी, एक एक बड़ा ही पेक्यूलियर सा एक नेचर है यहाँ पर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, पार्कलैंड, पार्कलैंड लैंडस्केप, पार्कलैंड लैंडस्केप ये कैसा दिखता है। अरे तुमने पक्का देखा होगा, अगर तुम यूपी बिहार साइड से कहीं से बिलोंग कर रहे हो, तो तुम जहाँ पे बेटा क्रिकेट विकेट खेलने नहीं जाते हो, तो तुम देखते होगे कि ऐसा तो पूरा घास घास जैसा रहेगा, छोटे छोटे घास निकलते हैं वहां पे, और ग्रासेस के अलावा तुम्हें दूर दराज में थोड़े बहुत पेड़ वेड़ भी मिल जाएंगे, आम के पेड़ मिल जाएंगे तुमको, पीपल के पेड़ मिल जाएंगे, तो ये सारे जो भी पेड़ वेड़ है, नीम के पेड़ मिल जाएंगे। तो ऐसे बिल्कुल स्पार्सली रीजन होगा तुम्हारे किसका, ऐसे पेड़ का, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्क लैंड। यहाँ पर तुमको क्या मिलते हैं, यहाँ पर तुमको भाई साहब देखो ट्रीज भी मिल जाएंगे, और तुमको ग्रासेस भी मिल जाएंगी, लेकिन ट्रीज एकदम से डेंसली पॉपुलेटेड नहीं होते हैं, तभी तो, नहीं तो डेंसली पॉपुलेटेड होते तो तुम क्रिकेट विकेट कैसे खेलते फिर। यहाँ पर क्रिकेट खेलने वाली जमीन देखो, मैं तुम्हें दिखाता भी हूँ, ये देखो भाई, पार्क लैंड लैंडस्केप, ये देखो तुम, एकदम तुम्हें अपने गांव की याद आ जाएगी अगर तुम जानते हो, तो ये तुम्हारे एकदम गांव के जैसा होगा, कि अरे सर हाँ ये तो हमारे एकदम गांव के जैसा दिख रहा है सर, गांव में ऐसे ही है अपने, है ना, छोटे छोटे ग्रासेस दिख रहे हैं नीचे, और फिर ऊपर क्या दिख रहा है अपने को, पेड़, दूर दूर पेड़ दिख रहे होंगे, और बीच में हम यहीं पर चौके छक्के लगा रहे होंगे कहीं पर, तो यही हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये हमारे लिए हो जाएगा पार्कलैंड ग्रासेस, पार्कलैंड लैंडस्केप सॉरी। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि यहाँ पर क्या क्या मिलता होगा, एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, तो एग्जाम्पल के तौर पर बेटा, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पेड़ है जिसको हम लोग बोलते हैं पलास, पक्का मिला होगा, अमलतास। अच्छा, तेंदू लीव्स के बारे में जानते हो क्या, तेंदू लीव्स ग्रीन गोल्ड बोला जाता है भाई इनको। हाँ भाई, किसके काम में आते हैं, तो ये जो बड़े बड़े पत्ते होते हैं, जब सूख के नीचे गिर जाते हैं ये पतझड़ के मौसम में, उनको लोग उठाते हैं या फिर हरे पत्तों को सुखाते हैं, और फिर उसके अंदर में बीड़ी फैक्ट्रीज का काम होता है। हालांकि अब तो ये काफी कम हो रहा है, धीरे धीरे अब इसका बिजनेस, या फिर हम बोल सकते हैं इसका जो पूरा बनाने का कार्यक्रम था वो सब बंद हो रहा है। तो इसको हम लोग तेंदू लीव्स को क्या बोलते हैं भाई, ग्रीन गोल्ड, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन गोल्ड। और इसके अलावा और क्या क्या मिलता है, पलास, अमलतास, तेंदू लीव्स के अलावा, हम बोलते हैं इसके अलावा यार देखो तुम्हारे बेल के पेड़ मिल जाएंगे, है ना, खैर के पेड़ मिल जाएंगे, ये सब वैसे ही है यार, जो भी गांव में टहला घुमा है उसको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा ये सब। अब यहाँ पर हम बात करते हैं डेसिडियस रीजन के बारे में, जरा हम तुम्हें एक दो बातें और बता देते हैं। देखो डेसिडियस रीजन जो है ना, तो यार अपने आप में सबसे ज्यादा, अगर किसी भी फॉरेस्ट एरिया को, वेजिटेशन को कहीं पर अगर नुकसान पहुंचाए तो वो यही है। क्यों, ज्यादातर लोग यार यहीं रहते हैं, इन्हीं कटाई छटाई करना आसान होता है, यहीं पर घर मकान बना दिए जाते हैं, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि मोस्ट डिग्रेडेड एंड डिफॉरेस्टेड रीजन होते हैं ये। हम लिखते हैं यहाँ पर कि जो डेसिडियस फॉरेस्ट है ना, ओवरऑल की बात हो रही है, डेसिडियस फॉरेस्ट जो होते हैं, दे आर दे आर मोस्ट डिग्रेडेड एंड डिफॉरेस्टेड रीजन, मोस्ट डिग्रेडेड एंड डिफॉरेस्टेड रीजन।
सब के सब यहां पर हम बोल सकते हैं, बहुत ही ज्यादा। क्यों? देखो, दो तीन रीजन यहां पर तुम देख सकते हो कि भाई क्यों हम यहां पर सबसे ज्यादा डिग्रेड क्यों करते हैं। हमने बोला भैया देखो, रीजन नंबर वन, इनकी लकड़ी बहुत शानदार है, ड्यूरेबल है, लंबे समय तक चलती है, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू अच्छी है। तो एक तो ड्यू टू गुड इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ टिम्बर, जो यहाँ से लकड़ियां मिलती हैं भाई साहब, उसके लिए वैल्यूएबल गुड्स है ना। तो यहाँ पर हमारे लिए जो टिम्बर मार्केट बनता है, यहाँ का लकड़ियों का काम होने लगता है, ये बहुत ही शानदार तरीके से इसको डिग्रेड करता है यार। हाँ, लोगों की जरूरतें पूरा ही करने लगता है। और डेफिनेटली दूसरा रीजन क्या है, डेंसली पॉपुलेशन, या फिर डेंस पॉपुलेशन, या डेंसली पॉपुलेटेड। तो मतलब यहां पर इसको पॉपुलेशन प्रेशर मिलता है, और पॉपुलेशन प्रेशर के नाम पर ये फिर से डिग्रेडेड है भाई साहब, है ना, कोई काम नहीं कर सकते अब हम इस पे। मतलब काम इन द सेंस कि एक बार अब हमने वेजिटेशन टाइप का कुछ नहीं कर सकते। अब यहाँ पर एक चीज का और देखने की बात है, देखो पतझड़ के मौसम में डिसीडियस ट्रीज जो होते हैं काफी सूखे दिखते हैं, और ऐसे सिचुएशन में अगर कोई नेचुरल वेजिटेशन है थोड़ा, तो यहाँ पर फॉरेस्ट फायर्स के होने के चांसेस बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। जरा हम समझते हैं, ये भी लिख लेते हैं यार, फॉरेस्ट फायर्स इनको ज्यादा तेजी से पकड़ लेता है। इसको लिखना जरा कि इट हैज मोर चांसेस ऑफ कैचिंग फायर। इट हैज मोर चांसेस ऑफ कैचिंग फायर। नेक्स्ट हमारे लिए आता है ट्रॉपिकल रीजन में ही कई बार तुमको यार देखो ऐसे जगह मिलेंगे जहां पर पेड़ पौधे जो होते हैं वो थोड़े कांटों भरे होते हैं, सूखे डंडियां सिर्फ दिखेंगी, और मतलब बंजर सा तुम्हें जंगल दिखेगा, है ना। एमपी के मालवा रीजन साइड में तुम आओगे, थोड़ा तुम्हें वहां पर देखने को मिल जाएगा। और इनफैक्ट एमपी के और भी मतलब रीजन्स हैं जहां पर तुम अभी, एक टाइगर रिजर्व में गया था, वहां पर भी एमपी में ऐसा ही था यार। तो नॉर्मली तुम देखोगे कि ये सब रीजन जो होते हैं यहाँ पर एक तो सेमी एरिड फॉरेस्ट होता है, तुम्हें यहाँ पे श्रब्स देखने को मिलेंगे, घास फूस देखने को मिलेगा, जंगली घासें देखने को मिलेंगी, या फिर बिल्कुल सूखे सूखे पेड़ देखने को मिलेंगे, उसमें कहीं ना कहीं छोटे छोटे कांटे भी लगे होंगे, ये भी हो सकता है। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। अब हम लोग चौथे नंबर पर लिखते हैं इस चीज को, तीन हो गए हमारे, चौथे नंबर पर लिखते हैं ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, तो ये बेसिकली हमारे लिए कैसे हैं, हम बोल रहे हैं यार ये तो बहुत ही शानदार तरीके से भाई सेमी एरिड फॉरेस्ट है। सेमी एरिड फॉरेस्ट है ये, सूखा पड़ रहा है लेकिन थोड़ा सा उससे पहले, अभी डिजर्ट एरिया से जस्ट थोड़ा पहले की बात हो रही है बस। अब इसमें इसमें मैं बिल्कुल अंत ही दिख रहा है अब पेड़ पौधों का। ये है श्रब्स एंड ग्रासेस देखने को मिलते हैं यहाँ पर। फिर इसके अलावा तुम जरा यहाँ पर एक और चीज देख सकते हो, अगर मैं तुमको इसका लोकेशन बताऊं तो, लोकेशन कहाँ कहाँ पर देखने को मिलेगा, वही पंजाब पंजाब वाला रीजन तुम जाओगे ना, तुमको वहां पर भी देखने को मिलेगा। वैसे तो मैं तो बता देता हूँ, साउथ वेस्ट पंजाब, हरियाणा, साउथ वेस्ट पंजाब हरियाणा, या फिर वेस्टर्न यूपी, राजस्थान में फॉर श्योर दिखेगा। और राजस्थान का एकदम वेस्टर्न हिस्सा भी बाकी है इसमें, है ना, वो एक्सक्लूडेड है। फिर इसके अलावा जैसे अभी मैंने तुम्हें बताया ही, राजस्थान के अलावा भी तुम समझ लो एमपी, गुजरात के कुछ एरियाज, इन सब जगहों पर तुम्हें देखने को मिलेगा। इसके अलावा तुम बोल सकते हो कुछ प्लेटिव रीजन है ना। प्लेटिव रीजन कहाँ के प्लेटिव रीजन है, प्लेटिव रीजन जो बिल्कुल ही हम बोल सकते हैं कि रेन शेडो में पड़ते होंगे, बारिश होती नहीं होगी। तो प्लेटिव रीजन ऑफ, हम बोल सकते हैं तेलंगाना, तेलंगाना एंड रायलसीमा। प्लेटिव रीजन ऑफ तेलंगाना एंड रायलसीमा। और इनफैक्ट तुम यहां पर भी देख सकते हो जो एक तो विंडवर्ड साइड होगा जहां पर खूब बारिश होगा वेस्टर्न घाट के, लेकिन जो उसके जस्ट बाजू वाला होगा वो कौन सा, लीवर्ड साइड, जहां पर बारिश पहुंच ही नहीं पा रही, तो वो भी तो होगा। तो लीवर्ड साइड ऑफ महाराष्ट्र भी बोल सकते हो, विदर्भा रीजन वगैरह जो है, लीवर्ड लीवर्ड साइड ऑफ महाराष्ट्र।
तो यहां पर इतने जगहों पर देखने को मिलेगा। यहां पर तुम देखोगे कि जो भी प्लांट्स वगैरह होती है ना, वो ज्यादातर अपनी पत्तियों को हटा ही देती है, मतलब ज्यादातर लीफलेस होती हैं यहाँ के पौधे। हमेशा तुम्हें सूखी टहनियां दिखेंगी बस यहाँ पर, है ना। तो ये भी एक पेक्यूलियर फीचर है जो तुम जिससे पहचान सकते हो उसको, कि साल के ज्यादातर टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम लीफलेस होते हैं ये। हम लोग लिखते हैं कि मोस्ट ऑफ द ईयर ट्रीज आर लीफलेस। सूखी डंडियां दिख रही हैं भाई साहब इनकी, है ना। और इसके जगह पर, लीव्स के जगह पर इन्होंने थॉर्न्स डेवलप कर लिए हैं। तो हम लिखते हैं कि इंस्टीड ऑफ दिस इंस्टीड ऑफ दिस these trees has developed have developed these trees have developed thorns। कांटे उग गए हैं भैया इनके बीच में तो। हाँ हाँ हाँ, है ना। अच्छा, इसमें एक चीज तो बताया नहीं मैंने तुम्हें। इसमें जो तुम्हारा प्रेसिपिटेशन होता है, वो हम लोग लिखते हैं यार लगभग लगभग 30 से 50 सेंटीमीटर। बट कुछ रीजन्स में, बट समटाइम्स इट रीचेस अप टू 70 सेंटीमीटर। एकदम स्पेशल सर्कमस्टांसेस में वो यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग बोले स्क्रब वेजिटेशन, श्रब लैंड, ये सब मिलते हैं, है ना। क्या क्या मिलते हैं भाई? श्रब वेजिटेशन, या फिर मतलब हम लोग को घास फूस देखने को मिलता है ना। हम लोग बोलते हैं, सॉरी ये क्या लिख सकते हैं इसको, स्क्रब स्क्रब वेजिटेशन और श्रब लैंड मिलते हैं। यहाँ पर तुमको दिखा देता हूँ मैं, ये जो घास फूस होती है ये इसका मतलब क्या होता है। यहाँ पर बहुत ही फेमस एक ग्रास मिलती है, इसको हम लोग बोलते हैं, पता है क्या? टसौकी ग्रास। और ये भी तुमने पक्का ही देखा होगा, बस नाम ऐसा फैंसी सा है, टसौकी ग्रास। टसौकी ग्रास जो होते हैं, दे कैन अचीव अ हाइट अप टू 2 मीटर्स। 2 मीटर की होती है इनकी जड़ें, एक साथ होती हैं और ये फैले हो जाते हैं, फैल जाते हैं बिल्कुल। तो हम लोग बोलते हैं दे ग्रो इन क्लम्स, इकट्ठा। एंड क्लम्स मतलब पूरा एक साथ, पूरा एक साथ। एंड दे डू नॉट फॉर्म लॉन्स। इसका मतलब ये है कि छोटे छोटे घास पूरे मैदान पर नहीं बिछेंगे, वो इकट्ठा जड़ से निकलेगा और वो ही फैल जाएगा। तुम उसको पूरा ऐसे लपेट के उठा के खींच सकते हो, जैसे तुम खींचोगे पूरा जड़ से पूरा का पूरा घास ही बाहर आ जाएगा। देखो ऐसे होते हैं ये, तुम देख सकते हो कि एक एक जड़ जो होगा, यहीं से सारे के सारे निकल रहे होंगे। और इनकी हाइट जो है वो 2 मीटर तक जाती है। ऐसे वाले घास, है ना। ये तुमने पक्का ही देखा होगा, मुझे एकदम भरोसा है इस चीज पर कि तुम्हारा पक्का यहाँ पर ये पक्का देखा होगा। नहीं देखा है तो ये लो यार, कैसी बातें करते हो, ये देखो। ये देखो भाई, देखा नहीं है तुमने ये? पक्का देखा होगा भाई, मैं एकदम भरोसे के साथ कह सकता हूँ यही है तुम्हारे लिए फेवरेट। अरे कई बार तो ये थोड़े खतरनाक से होते हैं, हाथ वाथ लग जाता है तो हाथ कट जाते हैं इनसे, है ना। सारों से मतलब सभी से नहीं कटते हैं, लेकिन कई बार ऐसे होते हैं टसोकी ग्रास। तो ये वाले देखे ही होंगे तुमने, बड़े बड़े फेमस से हैं। तो यहाँ पर जो टसोकी ग्रास है ये कैसे होते हैं? बेर, खैर, पलास, नीम, खेजरी, यही सब होते हैं। फिर अब फाइनली हमारा आता है एक 5वें नंबर पर, हम लिखते हैं कि अपना डिजर्ट रीजन, है ना। 5th नंबर पर हम लिख रहे हैं, 5th नंबर पर है हमारे लिए डिजर्ट रीजन। डिजर्ट रीजन, है ना, डिजर्ट रीजन। सबसे पहले बता देता हूं, डिजर्ट रीजन अपने आप में कोई भी फॉरेस्ट नहीं है।
है ना। तो ये मत समझ लेना कह रहे सर पढ़ाते पढ़ाते फॉरेस्ट आप पहुंच गए डिजर्ट में, कौन सा जंगल मिल रहा है वहां पे। डिजर्ट का एक बहुत ही पेक्यूलियर डिफिनीशन जो हमेशा हमें काम आता है वो आता है, जहां का भी प्रेसिपिटेशन ईयरली 25 सेंटीमीटर से कम हो जाए, आप समझ लीजिए कि वो रेगिस्तान है। तो डिजर्ट रीजन हमारे कंट्री में तो दो पार्ट में डिवाइडेड है ना। एक राजस्थान वाला रीजन होगा, हम लोग लिखते हैं ये तो दो दो तरीके से। एक अपने लिए तो लद्दाख वाला रीजन है, यहाँ लद्दाख में आप बोलते हैं कि आपको कोल्ड डिजर्ट्स मिलते हैं। और दूसरा जो है वो हम लोग बोल रहे हैं लद्दाख के जगह पर हम कौन सा बोल सकते हैं यार, लद्दाख के जगह पर हम लोग बोलते हैं जैसे राजस्थान वाला हिस्सा। और दूसरा में क्या मिल रहा है भाई, सूखा राजस्थान। राजस्थान में भी वो जैसलमेर वाला हिस्सा जो है, ये तुम्हारे लिए हॉट डिजर्ट्स है। तो डिजर्ट एरियाज भी हो गए यार। यहाँ पर तुम्हें क्या मिलेंगे यार, यहाँ पर तुमको मिलते हैं यार कैक्टस का पेड़। कैक्टस, कैक्टस के अंदर होते हैं थॉर्न्स। कैक्टस होता है वैक्सी नेचर का। वैक्सी नेचर के होने की वजह से इट कैन मिनिमाइज द लॉस ऑफ वाटर, मिनिमाइज द रेट ऑफ इवापोरेशन, ऐसा लिख सकते हैं, मिनिमाइज द रेट ऑफ इवापोरेशन एंड हेंस लॉस ऑफ वाटर। लिख सकते हैं भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं इसको। यहाँ पर कई बार हम लोग को मतलब इसमें थॉर्न्स होते होंगे और साथ में तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ स्टेम्स होते हैं बस। लीव्स वगैरह यूजुअली नहीं देखने को मिलते हैं। इसके बाद एक एक और पिक्यूलियर फीचर मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर जब भी आप डिजर्ट वगैरह को जाते हो ना, तो डिजर्ट में आप देखते होगे कि आपको एक तो कहीं पर ना ऐसे कुछ कुछ पानी से भ्रम लगते हैं, लेकिन कहीं पर यार एक्चुअल में वाटर्स हुआ करते हैं। तो ये जो एक्चुअल वाटर्स वाला सिस्टम है यहाँ पर, इसको जहाँ पर रेगिस्तान में पानी मिलता है, हाँ भाई ऐसा भी होता है, बिल्कुल बिल्कुल। रेगिस्तान में कुछ कुछ जगहों पर पानी का एक थोड़ा भंडारा होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओएसिस। ओएसिस। और तुम देखोगे कि यही ओएसिस पर ही तुमको डेट डेट ट्रीज जो होते हैं ना अपने, डेट, अरे खजूर, ये खजूर के पेड़ मिलते हैं अपने। ये सारे के सारे खजूर के पेड़ जो है अपने इधर ही मिलते हैं। तो इधर आप बोल सकते हो ये भी एक पेक्यूलियर फीचर है आपके डिजर्ट का, ये भी शानदार सी चीज है। चलो कोई नहीं, इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो ये तो हो गया अपने सारे डिजर्ट वाले हिस्से, है ना। मतलब ये मेजर मेजर फॉरेस्ट सिस्टम जितना भी हम लोग पढ़ते हैं ना, वो लगभग लगभग यही है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर तुम देखोगे तो तुमको यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलती है, और वो है तुम्हारे लिए अदर टाइप ऑफ फॉरेस्ट। मतलब कई सारी जगहों पर तुमको देखने को मिलेगा, इसमें कवर्ड नहीं हुआ है, हम लोग लिखते हैं थोड़ा सा अदर टाइप ऑफ फॉरेस्ट। देखो अभी तक जो हम लोग फॉरेस्ट के टाइप्स को डिवाइड कर रहे थे, या फिर वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन के टाइप्स को डिवाइड कर रहे थे, डेफिनेटली इट वाज बेस्ड अपॉन द प्रेसिपिटेशन, कितना बारिश कहाँ पर हो रहा है उसके आधार पर हम लोगों ने डिस्कस किया था। लेकिन अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बेसिकली हमारे लिए एक आता है जिसको कि हम लोग बहुत शानदार तरीके से लिख सकते हैं, और ये है हमारे लिए मॉन्टेन फॉरेस्ट। मॉन्टेन फॉरेस्ट, मॉन्टेन का मतलब होता है माउंटेन से रिलेटेड। अब देखो अगर तुम अपने पूरे इंडिया को ध्यान से देखोगे तो हम बोल सकते हैं ना कि देखो सर माउंटेन रीजन्स कौन से वाले आप बोल रहे हो। एक तो नॉर्थ इंडिया में मिलता है सर वो हिमालय वाला रीजन, इधर साइड में हम जाएंगे तो नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयास, पूर्वांचल्स। और दूसरा जो है हमारे यहाँ पर वो मिलता है कौन सा, नीचे के साइड वाले हिमालयास। नीचे के साइड वाले कौन से हिमालयास है भाई, वेस्टर्न घाट्स वाले हिमालयास, ईस्टर्न घाट वाले हिमालयास बोल रहा हूँ, वेस्टर्न घाट के माउंटेन्स या ईस्टर्न घाट के माउंटेन्स। तो यहाँ पर हम लोग माउंटेन फॉरेस्ट को भी अगर ध्यान से देखें ना, तो हम लोग कैसे बता सकते हैं, कुछ कुछ तो पेक्यूलियर फीचर इनका बहुत शानदार तरीके से हम वैसे ही बता सकते हैं। देखो क्या होता है, अगर हम लोग बोलते हैं जैसे जैसे हमने एल्टीट्यूड बढ़ाया, इसका मतलब है कि हमारे लिए जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर अपने आप में ही कम होने लगेगा।
मतलब जैसे जैसे हम पहाड़ की ऊंचाइयों को छुएंगे हमारा तापमान कम होने लगता है। ये तो बहुत स्वाभाविक सी बात है, हम सब ने एक्सपीरियंस भी किया है। और दूसरी चीज एक और शानदार बताता हूं मैं, मतलब कि ये देखो कहाँ का वेजिटेशन कॉपी करता है। तुम जब अपने लैटिट्यूड को बढ़ाते 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 बढ़ाते, थोड़ा अभी इक्वेटर पर हो, फिर ट्रॉपिकल पर हो, फिर थोड़ा 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर जाओ, फिर पोलर रीजन्स पर जाओ। जैसे जैसे तुम इक्वेटर से पोल पर जा रहे हो, अपने लैटिट्यूड को बढ़ा रहे हो, तो इसका मतलब है कि वहां पर भी धीरे धीरे तुम्हारा ट्रॉपिकल, फिर टेम्परेट, फिर सवाना, फिर टैगा, टुंड्रा, ऐसे बहुत सारे क्लाइमेटिक जोन्स आते रहते हैं वहां पर। समझ लो सिमिलरली यहाँ पर भी वही सारी चीजें आने वाली हैं। तो हम बोलते हैं कि ये पूरा का पूरा जो माउंटेन फॉरेस्ट है हिमालय, ये किसका वेजिटेशन कॉपी करता है? पोलर रीजन्स का। हम बोलते हैं इसके लिए इट कॉपीज द वेजिटेशन ऑफ पोलर रीजन्स। पोलर रीजन्स जैसे कि हम बोलते हैं टैगा, टुंड्रा। अब देखो यहां पर जिसको टैगा टुंड्रा नहीं पता होगा उसके लिए थोड़ी दिक्कत तकलीफ तो होगी, क्योंकि उसने फिजिकल ज्योग्राफी नहीं पढ़ा है। तो आई आई विल से कि आप बस इतना समझ लो कि ये बिल्कुल बर्फ वाले जगहों की बात है, जहां पर बिल्कुल आप मान लो कि ना के बराबर जब मॉसेस और लाइकेंस मिलते हैं, जो काई जैसी चीजें होती है ना, सिर्फ वो मिलते हैं। इसके पहले आप थोड़े से हाइट पर और जाओगे तो वैसे वैसे अगर मैं टोटल बताऊं, टोटल अगर मैं बताता हूं कि ये कहाँ से कहाँ तक पूरा का पूरा डिवाइड है, तो हम बोलते हैं कि इसको हम लोग दो पार्ट्स में पहले बांट के देख लेते हैं। हम लिखते हैं कि इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पहला कौन सा होगा भाई? पहला देखो हमारा वही जो नॉर्थ और साउथ में हमने डिवाइड किया था, हम वही लिख देते हैं। एक तो हम लिखते हैं कौन सा? नदर्न माउंटेन, नदर्न माउंटेन फॉरेस्ट। यहां पर ऐसे लिख सकते हो नदर्न इंडियन माउंटेन फॉरेस्ट, नदर्न इंडिया का माउंटेन फॉरेस्ट। और दूसरा हम लोग लिख सकते हैं सदर्न इंडिया का माउंटेन फॉरेस्ट, है ना। ये दोनों चीजें यहां पर देखने को मिलती है भाई। अच्छा यहां पर एक चीज मैं और बता देता हूं कि यहां पर ना कहीं कहीं पर आपको कॉनिफोरस मिलता है। कॉनिफेरस मिलता है। कॉनिफेरस क्या होते हैं? कॉनिफेरस, कॉनिफेरस टाइप ऑफ क्ला यहाँ पर कॉनिफेरस टाइप में आप देखोगे कि जो आपका टोटल पेड़ वगैरह, जैसे वो क्रिसमस के पेड़ नहीं आते यार, ऐसे वाले, ऐसे वाले पेड़ जो हमें में देखने को मिलते हैं, ये बिल्कुल नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स इनके लीव्स के होते हैं। वैसे कॉनिफरस टाइप के भी पेड़ पौधे यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जरा हम लोग इसके आगे और समझते हैं, एक एक करके जरा इनको भी समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं नदर्न इंडिया का माउंटेन फॉरेस्ट। नदर्न इंडिया का माउंटेन फॉरेस्ट, यहां पर हम लोग बात करें अगर हिमालयास की, यही तो बात होगी भाई, और क्या मिलेगा हमें? हिमालयास की बात कर लेते हैं भाई। हिमालयस की बात करने के लिए हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पर सक्सेशन ऑफ वेजिटेशन आखिरकार कैसा मिलने वाला है। हम बोल रहे भैया फुट हिल से अगर शुरू करोगे ना तो तुमको मिलेगा एकदम पहले डेसीडियस, लेकिन जब तुम धीरे धीरे ऊपर बढ़ते जाओगे बढ़ते जाओगे बढ़ते जाओगे तुमको मिल जाएगा बिल्कुल टुंड्रा टाइप का क्लाइमेट। तो यहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पर सक्सेशन ऑफ वेजिटेशन कैसा होता है? सक्सेशन ऑफ वेजिटेशन, ये सक्सेशन ऑफ वेजिटेशन कैसे? व्हेन वी आर इंक्रीजिंग द एल्टीट्यूड, उस केस में हम लोग बोलते हैं, केस में हम लोग बोलते हैं ये मिलेगा हम लोग को कहां से कहां तक? डेसिडुअस से, डेसिडियस, डेसिडियस से लेकर टुंड्रा तक। अब यहां पर जरा हम लोग समझते हैं, पहले तो बड़े मोटे मोटे लीव्स वगैरह कुछ मिलेंगे, टुंड्रा तक भी चला जाएगा भाई साहब। तो जायज सी बात है जो डेसिडियस मिल रहे होंगे हम लोग को, ये कहां पर मिलेंगे? ऑब्वियसली फुट हिल्स पर मिल रहे होंगे। और जैसे जैसे हम लोग अपनी हाइट बढ़ाते जा रहे हैं, टेम्परेचर घटता जा रहा है, वहां पर हम लोग को पीक पर पहुंचते पहुंचते टुंड्रा मिल जाएगा। तो यही यही बेसिकली हिमालयास का बेसिक नेचर है। अब इसके बेसिस पर अगर हमसे कोई बोल दे कि यार चलो एक ना एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं, जैसे जैसे हम लोग हाइट बढ़ाएंगे तो क्या होगा, है ना। हमने कहा ठीक है भाई समझते हैं। ये हमारे लिए मान लेते हैं कि एक माउंटेन रेंज है,
और उस माउंटेन रेंज में अगर हम लोग थोड़ा सा ऊपर और चले जाते हैं, लगभग लगभग हम बोलते हैं कि ये हमारे लिए ये 1000 मीटर का, 1 किलोमीटर के लगभग का ये हाइट है ना, 1000 मीटर। और हमने बोला कि यहां से 2000 मीटर तक की अगर हम बात कर ले, 2000 मीटर तक की, तो इस जोन में हमें कुछ बातें देखने को मिलेंगी, जैसे कि ये पूरा रीजन हमारे लिए अपने आप ही टेम्परेट फॉरेस्ट के जैसा दिखने लगेगा, और वो भी वेट टेम्परेट फॉरेस्ट के जैसा। तो हम यहां पर लिखते हैं कि ये जो पूरा रीजन है हमारे लिए, ये कैसा दिख रहा होगा? वेट वेट टेम्परेट फॉरेस्ट के जैसा दिख रहा होगा भाई। वेट टेम्परेट फॉरेस्ट क्यों बोला हमने? देखो यहां पर कहां कहां पर अगर हम बोल सकते हैं, ये हम बोल सकते हैं बेटा, देखो तुम्हारे जो नॉर्थ ईस्ट हिमालयास हैं वहां पर देखने को मिलेगा। कुछ हिस्सा जो है तुम्हारा जो हाइटेड है, हाइटेड पीक कहाँ का है भाई? वेस्ट बंगाल का हिली रीजन वगैरह, वो भी यहाँ पे बोल सकते हो तुम। हिली रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल। और थोड़े एरियाज जो तुम्हारे उत्तराखंड के हैं, हिमाचल प्रदेश के हैं, वो शिवालिक वाले, उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश, वहां पर भी तुम्हें देखने को मिलेगा। तो ये वेट टेम्परेट फॉरेस्ट तुमको इन सभी रीजन्स में देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर तुमसे कोई पूछे कि सर ये कैसे कैसे यहाँ पर मतलब क्या क्या पाए जाते हैं, हम बोलते हैं देखो यहाँ पर तुमको कहीं ना कहीं ब्रॉडर लीव्स वाले ही पेड़ मिलेंगे, है ना, ब्रॉडर लीव्स, ब्रॉडर लीव्स। जैसे कि मैं बताता हूँ, तुम कभी भी अगर नैनीताल वगैरह रेंज में जाओगे, तुमको मैपल के पेड़ बहुत मिलते हैं ना, वो बड़े सुंदर से, वो जो बहुत पुरानी पिक्चर एक आई नहीं थी मोहब्बतें, उसमें वो सारी पत्तियां जो गिरती थी वो मैपल लीव्स गिरती थी ऐसे ऐसे। तो वो ऑरेंज ऑरेंज कलर की जो लीफ होती है, ब्रॉड लीव्स होती हैं वो भी। तो ब्रॉड लीव्स देखने को मिलेगा यहाँ पर। लाइक ओक या चेस्टनट की तुम बात कर सकते हो, जैसे कि ओक या चेस्टनट, ऐसे पेड़ देखने को मिलेंगे। तो थोड़ा सा तुम्हारा डेसिडियस साइड ही रहेगा यहाँ पर। या फिर तुम बोल सकते हो कि यहाँ पर जो ब्रॉडर लीव्स देखने को मिल रहे हैं, दीज आर बेसिकली इवरग्रीन इन नेचर, ये भी हम बोल सकते हैं। इवरग्रीन वाले ब्रॉडर लीव्स मिलेंगे, ताकि हम उसको थोड़ा टेम्परेट से भी रिलेट करके देख सकें। यहाँ पर इसी हाइट पर एक हमारे लिए बीचों बीच हमें एक और जोन मिलता है। हम इसको ऐसे बोलते हैं कि अगर यहीं पर हम 1500 से 1750 की हाइट की बात कर रहे हैं, ये वाले रेंज की बात कर रहे हैं, इस वाले रेंज में, इस वाले रेंज में हम लोग बोलते हैं हमें मिल रहा है चिर पाइन, देवदार, जो कि वेस्टर्न हिमालयास तक ही सीमित है सिर्फ और सिर्फ, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं यहां पर? चिर पाइन, देवदार। यहां पर हम लोग लिखते हैं, ये क्या खासियत है इसकी, हम लोग बोलते हैं दिस इज एंडेमिक, एंडेमिक टू वेस्टर्न हिमालयास। तुम देखोगे कि यहाँ के लोगों के जो घर कंस्ट्रक्शन होते हैं ना, हाउस कंस्ट्रक्शन, वहां पर इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। सब लोगों ने अपने अपने घर बना रखे हैं इस देवदार से। अब थोड़ा सा हम और ऊपर बढ़ते हैं। और ऊपर कितना ऊपर भाई? हमने बोला कि यार थोड़ा सा और ऊपर यहाँ से बढ़ते हैं, लगभग 2225 मीटर से लगभग लगभग अगर 3000 मीटर तक की हाइट पर चलते हैं, तो जो ये वाला जोन है अपने लिए, इस वाले जोन की हम बात करते हैं, तो हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं अपने अल्पाइन फॉरेस्ट के ट्रांजिशन स्टेट पे, है ना। यहां पर हम लोग क्या बोल रहे हैं? ट्रांजिशन स्टेट ही है ये पूरे हमारे लिए, ट्रांजिशन, ट्रांजिशन टू अल्पाइन फॉरेस्ट, अल्पाइन फॉरेस्ट। अब बिल्कुल टैगा वाले रीजन में हम पहुंचने ही वाले हैं यहाँ के बाद से। यहाँ पर जो पेड़ पौधे हमें देखने को मिलते हैं, वो हमें देखने को मिलेंगे ट्रांजिशन के बाद, सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन, बर्च, सिल्वर फर्स, जूनिपर्स, पाइन, बर्च, ये सब देखने को मिलते हैं हमें। फिर इसके ऊपर अगर हम बढ़े, ये कहाँ पहुंच गए हम? 4000 मीटर तक, 4000, 3000 से 4000 मीटर तक गए हम। तो यहां पर हम लोग को, सॉरी,
ये, अरे यार ये पूरा का पूरा स्टेट जो है ये यहाँ का है, सो सॉरी। यहाँ पर मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूँ, कंफ्यूज हो गया मैं, ओ सॉरी। ये ये जो 3 से 4 हजार मीटर के बारे में हम बता रहे थे, वो है ये सब, है ना। तो हम एक काम करते हैं, इसको ही चेंज कर देते हैं, बल्कि 3 हजार से 4 हजार मीटर, हम इसको अभी के लिए सारा का सारा इसी कलर में ढाल देते हैं। अभी के अभी सब कुछ करेक्ट हो जाएगा। और फिर इधर के लिए हम कलर चेंज कर देते हैं, इसका कलर चेंज करके हम बना देते हैं वाइट। ओए रुक जा, इसका कलर हम कर देते हैं वाइट, और इसका कलर भी हम कर देते हैं वाइट, और इन सब का भी कलर हम कर देते हैं वाइट। अब ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे यार, है ना। अब देखो, है ना, अब तो सही हो गया। हमने बोला 3 से 4 हजार वाले जो होंगे, ये वाले, ये वाले रेंज, वो ऐसे दिखेंगे, ट्रांजिशन टू अल्पाइन फॉरेस्ट। तो ये 4 हजार के बाद तो ऊपर पूरा टैगा टुंड्रा चलेगा। अब जो 2 हजार यहाँ पर जो हमने लिखा है ना, 2225 से 3 हजार वाला, इसको बस हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि यार यहाँ पर कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही कुछ पेड़ मिलते हैं, जैसे कि पाइन है, प्रूस है, ऐसे पेड़ पौधे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और 4 हजार के ऊपर के भाई साहब, अरे भाई साहब पूछो ही मत, 4 हजार के ऊपर, 4 हजार के ऊपर तुम्हें मिलेंगे मॉसेस, लाइकेंस, टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट, बस, है ना। तो 4 हजार के अगर ऊपर चले गए तुम, यहाँ पर हम देखते हैं, इसके अगर ऊपर चले गए तो हम बोलते हैं कि तुम्हें मिलेगा कैसा, टुंड्रा टाइप। और यहाँ पर क्या मिल रहे होंगे, मोसेस एंड लाइकेंस, है ना। अब एक चीज बस तुम्हें और समझाने की जरूरत है कि जब हम 3 हजार से 4 हजार मीटर की हाइट पर होते हैं ना, तो यहीं पर हम लोग को बहुत सारे अलग अलग प्रकार की मतलब जनजाति मिलते हैं, या फिर हम यूं बोल सकते हैं कि ये पास्चर लैंड्स होते हैं एक तरीके से। तो पास्चर लैंड्स पर तुमको ट्रांस ह्यूमंस देखने को मिलेगा, है ना। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है भाई, ट्रांस ह्यूमंस, ट्रांस ह्यूमंस मतलब कि खाना बदोशी जो होती है, मतलब एक गर्मी और ठंडी में वो लोग सब ट्रैवल करते रहते हैं बहुत सारे। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ट्राइबल्स होते हैं, ट्राइबल प्रैक्टिसेस जो होते हैं, ट्राइबल्स जैसे कि ये गड्डीज, बुदियाल्स, बकरवाल, भूतियास, ये सब जो भी होते हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ट्रांस ह्यूमंस, ट्राइबल्स के द्वारा। ट्राइबल्स कौन कौन है भाई, गद्दीस, भूतियास। और ट्रांस ह्यूमंस का मतलब क्या है कि ये समर और विंटर अलग अलग देखते हैं भाई, समर में और विंटर में। हम बात करें जब समर की, तो समर में यूजुअली थोड़ी टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से ये आराम से वैली रीजन में रह सकते हैं, लेकिन ठंडियों के टाइम पर वैली बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है, इसीलिए फिर इनको थोड़ा पीक पर जाना पड़ता है। हाँ उल्टा जैसे तुम्हें लगेगा, लेकिन ऐसा ही होता है, वैली में बहुत ज़्यादा ठंड इकट्ठा हो जाती है। तुम्हें ज्योग्राफी में मैंने ये बात पढ़ाई भी है, जो हम लोग टेम्परेचर इन्वर्जन में पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर ऐसा ही होता है। तो बहुत सारे जो हमारे गुज्जर्स, बकरवाल्स, ये सब भी होते हैं, ये लोग भी इसी में आते हैं। अच्छा यहाँ पर ना एक खेल और है यार, इस पूरे हिमालयन रीजन्स में तुम अगर देखोगे, तो तुम्हारे लिए ईस्टर्न हिमालयस और वेस्टर्न हिमालयस में भी थोड़े थोड़े अंतर आते हैं। कैसे दिखाता हूँ मैं। मान लेते हैं कि हमारे पास में एक माउंटेन रेंज ऐसा कुछ ऐसे है, और इसी को जरा हम लोग एक और क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पर अगर हमसे कोई पूछता है कि सर स्नो लाइन बताओ, स्नो लाइन, अच्छा पहले ये बता दे कौन सा है इधर वाला, ऑफ कोर्स हमारे लिए क्या होगा, वेस्टर्न हिमालयस। और इसको इधर वाले को हम बोल रहे हैं क्या, ईस्टर्न हिमालयस। ईस्टर्न हिमालय। तो यहाँ पर हमारे लिए वेस्टर्न हिमालयस और ईस्टर्न हिमालयस की अगर हम बात करें,
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर हमसे कोई पूछे कि सर स्नो लाइन तो बताओ, स्नो लाइन कहाँ से स्टार्ट होता है, हम बोलेंगे भैया देखो थोड़ा नीचे से ही स्टार्ट हो जाएगा, इसके ऊपर से ही तुम्हें स्नो लाइन्स वगैरह देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम बोलते हैं इसकी हाइट कितनी होगी, 2500 मीटर। लेकिन अगर तुम यही ईस्टर्न हिमालयस की बात करोगे तो ये इतनी जल्दी नहीं मिलेगा तुम्हें, इतनी जल्दी नहीं मिलेगा, ये इसके बियॉन्ड मिलेंगे स्नो लाइन्स। तो हम बोल रहे हैं ये है हमारे लिए 3500 मीटर। मतलब कि अगर हम यहाँ की स्नो लाइन देख रहे हैं तो हमें मिल रहा है 3500 मीटर पर, और यहाँ की स्नो लाइन अगर हम देख रहे हैं तो हमें मिल रही है 2500 मीटर पर। ये ऐसा क्यों है? बहुत ही सिंपल सा नेचर है यार, तुमने कितनी बार इसको तो ड्रॉ भी कर दिया। अगर तुम इसको जरा ध्यान से देखोगे, यहां पर अगर तुम देखोगे तो तुम इस चीज को जरा ध्यान से देखना, जरा तुम हाइट कंपेयर करना और इनका लैटिट्यूड देखना। जो हिमालयास तुम्हारे वेस्टर्न हिमालयास हैं इनका लैटिट्यूड देखो, और तुम अपने नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयास का लैटिट्यूड देखो, कितना डिफरेंस है भाई साहब। तो ये इक्वेटर से ज्यादा पास में है ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा होगा, यहाँ का टेम्परेचर कम होगा, कंपेरेटिवली कम होगा भाई साहब, है ना। ज्यादा टेम्परेट रीजन में लोकेटेड है, तो टेम्परेचर इक्वेटर के पास होने से यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो ज्यादा हाइट पर जाने पर हमें ये स्नो लाइन मिलेगा। और क्या, बहुत ही सिंपल सा है ये तो। यहाँ पर हम लोग बोलते हैं जो पूरा रीजन है ये बेसिकली थोड़ा कोल्डर रीजन होगा हमारे लिए, है ना। ये कोल्डर रीजन होगा। कोल्डर रीजन का मतलब है कुछ इसके स्पेशल क्वालिटीज हैं, जैसे कि यहाँ पर हमें रेनफॉल नहीं मिलता है, लेस रेनफॉल है, और इसीलिए ये रीजन हमारे लिए थोड़ा सा ड्रायर है। लद्दाख वगैरह में जाओगे तो वहां तो कोल्ड डिजर्ट्स देखने को मिलते हैं पानी के ना बरसने से। यहाँ पर हमें ज्यादातर करके कॉनिफेरस फॉरेस्ट देखने को मिलता है, कॉनिफेरस फॉरेस्ट। अभी जो बताया भी था मैंने तुम्हें, वो क्रिसमस ट्री वाला। और यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि चूंकि ठंड ज्यादा पड़ता है तो यहाँ पर स्नोफॉल थोड़े ज्यादा हो सकते हैं, बहुत ज्यादा भयानक ठंड में। लेकिन उधर साइड में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें तो हैवी रेनफॉल देखने को मिलता है। अरे मौसिन राम, चेरा पूंजी, इन सब जगह पर अगर तुम जाओगे तो हैवी रेनफॉल, इसीलिए ये थोड़ा रिलेटिवली वेट एरिया होता है। यहाँ पर इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर मिलता है हमें बहुत लंबे घासे, मतलब यहाँ पर तुम्हें मिलेगा टॉल ग्रासेस, टॉल ग्रासेस, और यहाँ पर तुम्हें टीक भी मिल जाएगा। और दूसरा हम लोग यहाँ पर टॉल ग्रासेस एंड टीक के बाद हम लोग बोलते हैं कि हमारे लिए स्नोफॉल तो यहाँ रिलेटिवली कम ही होता है, इधर साइड में तो होता भी नहीं है ज़्यादा, तो हम बोलते हैं यहाँ पर लेस स्नोफॉल है। अच्छा, हिमालयास का सिर्फ हमारा वेस्टर्न और ईस्टर्न हिस्सा ही नहीं, तुम नॉर्थ और सदर्न स्लोप्स को भी तुम जरा सा क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, है ना। तो इसको भी मैं जरा दिखाता हूँ, सदर्न स्लोप ऑफ हिमालयास तुम्हारे लिए कैसे अफेक्ट होंगे भाई। सदर्न स्लोप ऑफ हिमालयास, सदर्न स्लोप ऑफ हिमालयास जो है हमारे लिए, अगर हम इधर साइड में मान लेते हैं कि हमारा वो पूरा इंडिया वाला है ना। इधर साइड में हम अपना, हम बोलते हैं कि ये वाला हिस्सा जो है ये इधर साइड में जाएंगे तो नॉर्थ है, और इधर साइड में जाएंगे तो साउथ है। तो हम बोलते हैं जो हमारा सदर्न स्लोप है ना, यूपी में खड़े होकर माउंटेन हिमालयास की तरफ देखो तो तुम्हें क्या समझ में आएगा, तुम्हारे सदर्न स्लोप दिखेंगे। तो वही है सदर्न स्लोप। यहाँ पर बारिश भी ज्यादा होगा, है ना, वेजिटेशन भी ज्यादा होगा, तो हम लिखते हैं यहाँ पर हमें क्या मिल रहा होगा, थोड़े घने थिकर वेजिटेशन मिलता है, और यहाँ पर रेनफॉल ज्यादा होती है। इवन तुम तो पहाड़ों पर चढ़ते चलते तुम एग्जैक्टली पहाड़ों को देख के तुम बता सकते हो कि तुम नदन साइड हो कि सदर्न साइड हो। सदर्न साइड बिल्कुल हरियाली छाई होगी, और नदन साइड में बिल्कुल बंजर जैसा थोड़ा थोड़ा जमीन होता है। तो ये तो बहुत ही, मतलब तुम बहुत आसानी से इसको देख लोगे, टेंशन मत लो। हम यहाँ पर जरा बात करते हैं अब नेक्स्ट चीज की। अच्छा, अभी तक तो हमने सिर्फ और सिर्फ किसकी बात की, नदर्न इंडियन माउंटेन रीजन की बात की थी। अब जरा सदर्न इंडियन माउंटेन फॉरेस्ट की भी बात कर लेते हैं। दूसरे नंबर पर हम जरा लिखते हैं सदर्न इंडियन माउंटेन फॉरेस्ट। सदर्न इंडियन माउंटेन फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जरा देखना, जो हमारे माउंटेन्स हैं अब यहाँ के, वो थोड़े रिलेटिवली तुम देखोगे अगर,
तो उनके स्लोप्स थोड़े ऐसे ऐसे मिलते हैं कई सारी जगहों पर। तो यहाँ पर तुम्हें क्या मिलता है, जो वैली रीजन्स होते हैं ना, उन वैली रीजन्स में तो तुमको अच्छे खासे ऐसे पेड़ मिल जाएंगे, है ना, तुम्हें पेड़ वेड़ मिल जाएंगे भाई। लेकिन लेकिन तुम जब ऊपर की तरफ जाओगे यहाँ पर, तो तुमको क्या मिलेगा, घास मिलेगा। घास मिलेगा सिर्फ, छोटे छोटे घास मिलेंगे तुम्हें। एक पहले ना बड़ा बढ़िया सा, एक तो पता नहीं क्या, तो कार्टून भी तो नहीं बोल सकता मैं उसको, उसमें आता था, उसका नाम था टेलीटबीज, मेरे टाइम पर आता था टेलीटबीज। तो पता नहीं शायद वहाँ वो सब ऐसे ही माउंट स्ट्रक्चर में रहता था, बिल्कुल वैसा ही है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इसको हम लोग बोलते हैं शोला फॉरेस्ट। शोला फॉरेस्ट। शोला फॉरेस्ट की खासियत ये है कि तुम ट्रॉपिकल रीजन में रहते हुए भाई साहब, तुम्हारा कितना लैटिट्यूड होगा, 10 डिग्री, 12 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री तक, 20 डिग्री भी नहीं जाएगा, 10, 12, 15 तक ही जाएगा। उस जगह पर तुम टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट को देख रहे हो, टेम्परेट ग्रासलैंड्स देखते हो तुम। तो यहाँ पर हमें क्या दिखता है, यहाँ पर हमें दिखता है टेम्परेट, टेम्परेट मॉडरेट ग्रासलैंड। तो ये अपने आप में थोड़ा सा अनोखा है शोला फॉरेस्ट, यहाँ का काफी पिक्यूलियर हम लोग बोलते हैं शोला फॉरेस्ट। यहाँ पर हम बोलते हैं कि शोला फॉरेस्ट जो है ना, हमारे लिए थोड़ा यूनिक टाइप का है। यूनिक टाइप ऑफ फॉरेस्ट है हमारे लिए ये। काफी फेमस भी है शोला फॉरेस्ट, मतलब वर्ल्ड फेमस है ऐसा बोल सकते हो आप। यहाँ पर क्यों, क्यों स्पेशल है भाई, और कहीं पाया ही नहीं जाता, है ना, ओनली फाउंड इन इंडिया, इसीलिए इतना स्पेशल है भाई साहब ये। इसके अलावा हम लोग बोलते हैं कि टेम्परेट माउंटेन फॉरेस्ट तो हो ही गया, कहाँ पर मिलता है, हम बोलते हैं कि दे आर फाउंड इन नीलगिरीज, अन्नामलाई, ये सारे रीजन्स हमारे लिए सदर्न इंडियन माउंटेन रीजन्स के लिए भी होते हैं। तो अदर अदर फॉरेस्ट रीजन्स जहाँ पर हम लोग अब प्रेसिपिटेशन के बाहर आके बात कर रहे थे, तो उसमें 6वें नंबर पर हमने क्या लिखा था, माउंटेन फॉरेस्ट। अब ऐसे ही एक और है, हम 7वें नंबर पर लिखते हैं उसको। इसको हम लोग समझते हैं, इसको बोलते हैं बेटा हम लोग लिटोरल या स्वैम्पी फॉरेस्ट। लिटोरल या स्वैम्पी फॉरेस्ट, लिटोरल या स्वैम्पी फॉरेस्ट, यहाँ पर इसका क्या मतलब है भाई, लिटोरल स्वैम्पी फॉरेस्ट का मतलब, हम लोग बोल रहे हैं यार, ये बेसिकली जहां जहां पर तुमको वाटर का एक्यूमुलेशन दिखेगा ना, जैसे मान लो वेटलैंड टाइप की जगह पर है, या फिर तुम बोल दो कि समुद्र का पानी थोड़ा सा अंदर, खारा पानी अंदर चला गया तो ब्रैकिश वाटर हो गया, सॉल्ट पैन्स हो गए, इन सब जगहों को हम किस पर, लिटोरल या स्वैम्पी फॉरेस्ट के नाम से देख सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग वेटलैंड हैबिटेट के बारे में बात कर रहे हैं। वेटलैंड हैबिटेट के बारे में बात कर रहे हैं। ये बेसिकली पैडी कैलकुलेशन, पैडी कल्टीवेशन के लिए हो रहा है। यूज्ड फॉर पैडी कल्टीवेशन, है ना, पैडी कल्टीवेशन के लिए हम इसको देख सकते हैं। फिर हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर बेसिकली अब एक चीज तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि ये जो तुम्हारे लिए पूरा का पूरा लिटोरल या स्वैम्पी वेटलैंड है ना, इनको हम लोग 8 प्रकार में डिवाइड करके देख सकते हैं। डोंट वरी, हमारे लिए मतलब क्विकली ये खत्म हो जाएंगे एक ही पेज पर सारे के सारे। हम लोग लिखते हैं दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 8 टाइप्स। बस हमें क्या करना है, हमें इनके नाम जान लेने, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। सबसे पहले हम लोग बोलते हैं जितने भी डेक्कन प्लेट्यू के रिजर्वॉयर्स हैं उनको पकड़ लेते हैं। रिजर्वॉयर्स ऑफ, रिजर्वॉयर्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। रिजर्वॉयर्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यू में जैसे मान लो बहुत भी कहीं पर भी तुम्हें लगून्स मिल रहे हैं, लगून्स मिल रहे हैं, या फिर तुम मान लो मतलब वेटलैंड के नाम पर कोई भी रिजर्वॉयर है, या जैसे कोई मान लो लगून्स या फिर वेटलैंड ही मान लो यहाँ पर, वेटलैंड, तो लगून्स या वेटलैंड यहाँ पर हम बोल सकते हैं। दूसरे नंबर पर जरा हम थोड़ा सा और ऊपर बढ़ते हैं,
डेक्कन प्लेट्यू के ऊपर महाराष्ट्र रीजन में या फिर राजस्थान रीजन, गुजरात रीजन में चलते हैं, तो यहां पर हमें वास्ट सेलाइन एक्सपेंस देखने को मिलता है। वास्ट सेलाइन एक्सपेंस, ये एक्सपेंस कहाँ का होगा? गल्फ ऑफ कच्छ वाले रीजन में तुम्हें देखने को मिल जाएगा, ऑफ गल्फ ऑफ कच्छ। गल्फ ऑफ कच्छ की अगर हम बात करें तो ये गुजरात, राजस्थान, यहां पर हम बात कर सकते हैं रिजर्वॉयर ऑफ डेक्कन प्लेट्यू वास्ट सेलाइन एक्सपेंस ऑफ गल्फ ऑफ कच्छ। हमने बोला कि फ्रेश वाटर लेक्स जो भी होंगे इनको भी जरा काउंट कर लेते हैं। ये तो सेलाइन हो गए, इसके अलावा फ्रेश वाटर लेक, फ्रेश वाटर लेक, अरे जैसे केवलादेव है ना, फ्रेश वाटर लेक कहाँ पर? इन्हीं सब जगहों पर फ्रेश वाटर लेक। कहाँ पर हम बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं यही, तुम देख लो, राजस्थान देख लो, गुजरात देख लो, एमपी देख लो, महाराष्ट्र देख लो, इन सब जगहों पर जहाँ जहाँ तुमको मिल जाए कुछ भी। एग्जाम्पल के टाइम पर, एग्जाम्पल में तुम केवलादेव लिख भी लो, बताना जरा कहाँ पर है ये केवलादेव। केवलादेव में वाटर जो रिजर्वायर है ये कहाँ पर देखा है, कहाँ पर स्थित है ये केवलादेव? फिर हम बोलते हैं कि महाराष्ट्र, सॉरी, गैंगेटिक प्लेन्स की हम बात कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पर कुछ बातें ऐसे देखते हैं जहाँ पर ना मार्शी मार्शी एरिया होता है। मार्शी एरिया तुम्हें मैंने बताया हुआ है अपने फिजिकल ज्योग्राफी में कि एक मार्श, एक वेटलैंड, एक रिजर्वॉयर, इन सब में बेसिक डिफरेंस क्या क्या है। जरा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में किसी को याद हो तो बता पाएगा क्या? जरा टाइमलाइन लिख के ये बताना मुझे फटाफट से। तो यहाँ पर हम लिखते हैं फ्रेश वाटर मार्शेस, फ्रेश वाटर मार्शेस ऑफ गैंगेटिक प्लेन्स। तो यहाँ पर ये फ्रेश वाटर मार्शेस भी मिल जाएंगे गैंगेटिक प्लेन्स के। फिर इसके अलावा अगर हमसे कोई पूछता है तो हम उसको जवाब देंगे बढ़िया एकदम, ये लो भाई। अरे सर अभी क्या बात करते हो, अभी तो और है चार। ये लो सर, पढ़ो आगे के चार पढ़ो सर, ये लो। फिफ्थ नंबर पर हम देखते हैं जो भी हमारे ब्रह्मपुत्रा रिवर के आसपास वाले रीजन में हमें फ्लड प्लेन्स मिलेंगे, वो हमारे लिए हो जाएंगे फ्लड प्लेन्स ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र रिवर के तक तुम पहुंच ही गए, तुम जरा माउंटेन रीजन में कश्मीर लद्दाख पहुंच जाओ, वहां पर तुमको बहुत सारे लेक्स मिलेंगे, जैसे दल लेक, वूलर लेक, सोमोरिरी, होकरसार। ये सारे जो लेक हैं तो तुम बोल सकते हो लेक्स ऑफ माउंटेन रीजन, लेक्स ऑफ माउंटेन रीजन। ये जो लेक है अपने माउंटेन रीजन का, यहां पर हम लोग बोल सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर अगर तुम्हें लिखना चाहते हो तो होकरसार, सोमोरिरी, दाल लेक, वूलर लेक, ये भी तो आएंगे इसमें। इसके अलावा थोड़ा सा हम नीचे आते हैं तो हमें बहुत सारे डेल्टा शेप में लगून्स देखने को मिलते हैं। हम लोग लिखते हैं डेल्टा, डेल्टा लगून्स, लगून्स। तुमको पता है कि अब यहाँ पर डेल्टा मतलब वही अपना क्या बोलते हैं, गंगा रिवर का, या फिर तुम कृष्णा गोदावरी इन सब पे देख लो, तुमको यहाँ पर हर जगह पर डेल्टा लेक टाइप का मिलेगा। डेल्टा लेक, लगून्स। डेल्टा लेक की अगर तुम बात करो तो बेस्ट एग्जांपल मैं तुम्हें दे सकता हूँ, तुम भी दे सकते हो वैसे तो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चिलिका लेक, चिलिका लेक। और फाइनली एट्थ नंबर हमारा जो आखिरी है उसको हम लोग लिखते हैं, और ये है मैंग्रोव फॉरेस्ट, है ना, ये तो बिल्कुल ही हो गया मैंग्रोव फॉरेस्ट। और यहीं पर थोड़ा सा हमें अंडमान एंड निकोबार के कोरल्स जो होते हैं वहां पर भी हम इसको थोड़ा सा स्वैम्पी रीजन ही कंसिडर कर सकते हैं। जो मैंग्रोव फॉरेस्ट की हम बात कर रहे हैं, ये तो देखो, एक तो तुम्हें कहाँ मिल जाएगा भाई, वेस्ट बंगाल में मिल जाएगा, दूसरा कहाँ मिलेगा तुमको, गुजरात में मिल जाएगा। वेस्ट बंगाल वाला तो सुंदरबन होगा, ये तो तुमको पता ही है, सुंदरबन।
गुजरात। इसके अलावा देखो कुछ एक रीजन ना तुम्हारा क्या बोलते हैं, जैसे भीतरकनिका है, भीतरकनिका लेक जो है वो भी तुम इसके लिए लिख सकते हो। यहाँ पर एक और, जैसे वेस्ट बंगाल लिखा ही है तुमने, यहाँ पर चलो उड़ीसा भी लिख लेते हैं। उड़ीसा में एग्जाम्पल के तौर पर क्या है भैया, भीतरकनिका, भीतरकनिका। और उसके अलावा अंडमान निकोबार कोरल्स वगैरह तो है ही है अपने लिए। अच्छा, ये यहाँ पर सारे के सारे जितने भी हम लोगों ने डिटेल पढ़े, ये सब के सब जो भी डिटेल्स हैं, ये सब के सब डिटेल्स है भाई साहब क्या, हमारे इंडिया के डिफरेंट वेरियस पर्सपेक्टिव्स ऑफ, हम बोल सकते हैं इसको वेजिटेशन टाइप के। और क्या, पूरा इंडिया ही कवर हो गया इतने में, तो जितना जहां पर वेजिटेशन होता है हमने सब पढ़ लिए भाई साहब। 5 तो पढ़े ही थे, अदर टाइप्स में 2 और पढ़ डाले, उसमें भी डिटेल में पढ़ डाला है ना, तो वो सब खत्म हो गया। अब यहाँ पर जरा इस किताब में तुम्हारे जो लिखा हुआ है वो है फॉरेस्ट कवर के बारे में, टोटल फॉरेस्ट कवर। टोटल फॉरेस्ट कवर सबसे पहले हम समझते हैं कि होता क्या है। टोटल फॉरेस्ट कवर हम बोलते हैं कि कोई भी लैंड हो, ट्री की कैनोपी हो। कैनोपी मतलब क्या बेटा, जब तुम गिद्ध की तरह उड़ते हुए, चील की तरह उड़ते हुए, बर्ड की तरह उड़ते हुए जब तुम ऊपर से आसमान में नीचे धरती की तरफ देखो, तो तुमको जंगल जब भी दिखे तो तुमको हरा हरा पेड़ का पूरा पार्ट दिखे, तुमको जमीन ना दिखे, उसी को क्या बोलते हैं, कैनोपी बोलते हैं। अब ये कैनोपी कितनी होनी चाहिए, ये बोल रहा है भाई कैनोपी डेंसिटी अगर 10% से ज्यादा है ना, रिगार्डलेस ऑफ कि वो लीगल है या फिर मतलब लीगल क्लासिफिकेशन में है या किसी का प्राइवेट ओनरशिप में है, मैटर ही नहीं करता। ये बस 10% से ज्यादा अगर तुम्हारे लिए कैनोपी है तो वो फॉरेस्ट कवर में आएगा। इसके अलावा फॉरेस्ट कवर जो है, इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्री कवर। ट्री कवर का मतलब होता है कि देखो भाई, कोई भी ट्रीज जो भी हम प्लांट कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि अब वो किसी फॉरेस्ट रीजन में हो, वो इसके बाहर, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट के बाहर, जैसे कि प्लांटेशंस हम लोग करते हैं, बगिया उगाते हैं, ऑर्किड्स, जैसे रोड साइड में हम लोग ट्रीज वगैरह लगा देते हैं, ये सब के सब ट्री कवर में आते हैं। और याद रखना कि इनका कोई कोई बहुत कॉन्टिन्यूअस एरिया नहीं है जिसके थ्रू ये लोग एकदम मतलब ट्री कवर के नाम पर पहचाने जाएं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो भी लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, एनसीईआरटी में तो देखा बेटा तुम्हारा सब पुराना डेटा दिया हुआ है, ये लेटेस्ट डेटा है ये, कि अगर फॉरेस्ट कवर इंडिया की बात की जाए तो आज के टाइम पर जो इंडिया का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है उसका 24.62% जो है वो फॉरेस्ट फॉरेस्ट से कवर्ड है, मतलब फॉरेस्ट लैंड है उसमें। और इसमें भी अगर तुम थोड़ा बाइफरकेट करोगे तो फॉरेस्ट कवर स्पेसिफिकली 21.71 ही है। इसके अलावा 2.91 क्या है, हमारा ट्री कवर आ गया, ट्री कवर। तो देखो डेटा वगैरह बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव होता है, इसीलिए तुम देख सकते हो फॉरेस्ट कवर। अब एक्चुअल में क्या हुआ था कि हमारा ऐसे एक फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट एरिया का मतलब क्या होता है, ये वो एरियाज होते हैं जिनको कि सरकार, गवर्नमेंट, मतलब केंद्र सरकार या राज्य सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट उसको नोटिफाई करती है कि सारे के सारे जमीन जिसको जिसको फॉरेस्ट के नाम पर डिजिग्नेट कर दिया गया है वो फॉरेस्ट हो। अब यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि ये फॉरेस्ट के अंदर पेड़ पौधे खतरनाक तरीके से हो ही, बिना पेड़ पौधे, लेकिन एक बार फॉरेस्ट बन गया, डिक्लेयर कर दिया गया, डिजिग्नेट कर दिया गया, तो फॉरेस्ट ही कहलाएगा। एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया क्या होता है इसमें, जहां पर एक्चुअल में ग्रीन या वेजिटेशन ग्रो होता है, ये तो फॉरेस्ट एरिया है, लेकिन हम फॉरेस्ट एरिया ही लेते हैं। तो इंडिया का स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अंदर हमारा टोटल, जैसा हमने बताया, 24.62% है, जो कि 2019 के रिपोर्ट के अनुसार उससे कंपेयर करने पर बढ़ा हुआ दिखाई देता है। लेकिन नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अंतर्गत अगर हमें देखना हो कि प्लेन एरिया में हमारा टोटल लगभग लगभग 33.3% हमारा अभी, मतलब 1/3 एरिया शुड बी कवर्ड विथ ट्रीज, फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। और सिमिलरली माउंटेनियस रेंजेस में 66.6% तक कवरेज होनी चाहिए, तभी हम जाके अपने प्लैनेट अर्थ पर इकोलॉजिकल बैलेंस बना पाएंगे, तभी हम अपनी इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी की बात कर पाएंगे। नहीं तो उसके बाद हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और उसका रिजल्ट हमेशा डिवास्टेशन के तौर पर ही होगा। यहाँ पर एक और रिपोर्ट आई थी जिसको हम लोग बोलते हैं, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच। तो इसने हमें बताया कि भाई साहब इंडिया ने 2020 से 2023 के बीच में ना 2.33 मिलियन हेक्टेयर, इतना ज्यादा ट्री कवर लॉस कर दिया। 2.33 मिलियन हेक्टेयर कितना होता है, जितना बड़ा तुम्हारा पूरा मेघालय स्टेट है ना, उस पूरे मेघालय स्टेट पर बिल्कुल डेंस तुम ट्रीज लगा दो, अब बोलो कि वो पूरा गायब हो गया, अब बंजर हो गया वो पूरा का पूरा, इतना बड़ा है वो। अब सीधे सीधे इसने, जब ये रिपोर्ट आई तो इंडियन एक्सप्रेस ने उसको पब्लिश भी किया, और पब्लिश करते ही एनजीटी ने देखा, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने, उसका हालत ही खराब हो गया कि यार ये क्या है, हमें बताया नहीं जा रहा है, हर बार बोल रहे हैं कि ट्री कवर बढ़ते जा रहा है, इन्होंने 2.33 मिलियन हेक्टेयर से पूरा उड़ा दिया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इसका ज्यादातर हिस्सा जो लॉस में था, लगभग लगभग 60% ऑफ द लॉस, ये कहां से था, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से था भाई साहब। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है।
तो यहाँ पर हम लोगों ने तुरंत के तुरंत इन्होंने सुओ मोटो एक्शन लिया और यहाँ पर जो भी इन्वायरमेंट मिनिस्टर होंगे उनको बताया गया कि भैया इसका बताइए कैसे 23 सालों में आपने 2.33 मिलियन हेक्टेयर जमीन ही गायब कर दिया, वहां से पेड़ पौधे वाले कहाँ भेज दिया, उसका कंपेंसेशन कहाँ है, जरा दिखाइए फटाफट से। तो इन सब पर अभी चर्चा चल रही थी। तो उसके बाद हमारे जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, उन्होंने वैसे तो देखो फॉरेस्ट को 4 अलग अलग प्रकारों में क्लासिफाई करके दिखाया है। सबसे पहला है हमारे लिए वेरी डेंस फॉरेस्ट, बहुत ही डेंस फॉरेस्ट भाई साहब, बहुत डेंस मतलब कि ट्री कवर 70% से ज्यादा हो। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट जहां पर ये जो कैनोपी है, ट्री कवर जो है वो हमारे लिए 40 से 70 के बीच में, ओपन फॉरेस्ट में 10 से थोड़ा ज्यादा हो, लेकिन अगर स्क्रब्स हैं तो 10 से कम हो, है ना। तो ये 4 प्रकार में डिवाइडेड है। गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है इन फॉरेस्ट कवर को बूस्ट करने के लिए? तो ग्रीन इंडिया मिशन लेके आ रही, 750 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है भाई साहब, नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम वगैरह चलाने के लिए। फिर नगर वन योजना बना रही है, तो नगर वंश या फिर नगर वाटिकास बना रही है, वहां पर 600 नगर वंश, 400 नगर वाटिकास, ये 2024-25 तक बन जाने चाहिए। ये अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज में मिल रहे हैं। कैंपा के एक्ट के अंतर्गत थोड़ी और प्रोविजंस किए जा रहे हैं। यहाँ पर ये बोला कि अब कर क्या रहे हैं फॉरेस्ट पॉलिसी को इतना बढ़िया इंप्रूव करने के लिए, हम और क्या कर रहे हैं? हम बोल रहे हैं फॉरेस्ट पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोगों ने 33% ऑफ ज्योग्राफिकल लैंड को फॉरेस्ट कवर के अंदर लाना है, नेचुरल हेरिटेज को अपना कंजर्व करना है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जेनेटिक पूल को और बढ़िया मेंटेन करना है, सॉइल इरोजन को कम करना है, डिजर्टिफाइड एरिया जो भी हो रहा है उनकी बढ़ोतरी को रोकना है, फ्लड एंड ड्रॉट सिचुएशन में और एक्टिवली पार्टिसिपेट करके उनको कम करने के बारे में सोचना है, फॉरेस्ट कवर बढ़ाना है। सोशल फॉरेस्ट्री और एफॉरेस्टेशन से भी, सोशल फॉरेस्ट्री क्या बता देता हूँ, ये प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करो अपने फॉरेस्ट की, जिससे कि जो टिम्बर प्रोडक्शन है ना, कुछ ऑल्टरनेटिव ढूंढ के लेके आओ जिससे कि टिम्बर का प्रोडक्शन थोड़ा कम हो, उसका यूटिलाइजेशन थोड़ा कम हो सके, सब्स्टिट्यूट लेके आओ टिम्बर का। सोशल फॉरेस्ट्री हमारा अगला टॉपिक इस एनसीईआरटी में लिखा हुआ था। ये बोल रहा है कि देखो सोशल फॉरेस्ट्री का मतलब ये है कि अगर तुम किसी भी रूरल डेवलपमेंट एरिया या सोशल या रूरल डेवलपमेंट के हिसाब से किसी भी बैरन लैंड को तुमने वहां पर पेड़ पौधे उगा दिए अगर, तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? सोशल फॉरेस्ट्री बोलते हैं। ये 3 टाइप के होते हैं वैसे। अर्बन अर्बन फॉरेस्ट्री की अगर तुम बात करो तो बेसिकली जितने भी अर्बन एरिया, जैसे मान लो कि तुम शहरों में रहते हो तो वहां पर पार्क मिलते हैं तुम्हें, ग्रीन बेल्ट्स अलग से होंगे, रोड साइड, रेलवे साइड या फिर स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, प्रेमाइसेस, इन सब जगहों पर तुम पेड़ लगाओ, खूब बढ़िया तरीके से घना पेड़ लगाओ, अर्बन लैंड्स प्लांट करो। सिमिलरली रूरल एरिया की अगर तुम बात करोगे तो रूरल फॉरेस्ट्री में एग्रो फॉरेस्ट्री लेके आओ। एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब है कि तुम एग्रीकल्चर तो कर ही रहे हो, उसके साथ साथ पेड़ वेड़ भी लगा दो। तो इससे क्या होगा, तुम एक ही साथ बहुत सारी चीजों के मालिक बन जाओगे। फूड तो था ही तुम्हारे पास पहले, फॉडर, टिम्बर, फ्यूल, फ्रूट, ये सब धीरे धीरे तुम्हारे पास आने लगेंगे, जिससे कि तुम और एग्रीकल्चरल क्रॉप्स पे और अच्छे से तुम मैनेज कर पाओगे। ट्रीज के वेस्ट लैंड या फिर ग्रेजिंग लैंड, इन सबको कम करने की बात की गई है। कम्युनिटी फॉरेस्ट्री की बात की जा रही है कि जैसे तो मान लो कोई भी सैंपल ग्रेजिंग लैंड हो या फिर कम्युनिटी का हो, टेम्पल लैंड, इन सब जगहों पर भी तुम पेड़ वेड़ लगाओ गांव में। तो इन सभी चीजों से हम सोशल फॉरेस्ट्री ही मेंटेन कर रहे हैं। फार्म फॉरेस्ट्री क्या होती है? हम बोल रहे हैं कि एक ऐसा प्रोसेस जहां पर आप जितने भी मतलब ट्रीज होते हैं उनको, प्रोसेस बाय विच फार्मर ग्रोस ट्रीज फॉर कॉमर्शियल पर्पस, है ना, और नॉन कॉमर्शियल पर्पस, कॉमर्शियल या नॉन कॉमर्शियल पर्पस के लिए यहाँ पर अगर पेड़ पौधे उगाए जा रहे हैं तो इनको हम फार्म फॉरेस्ट्री बोलते हैं। अच्छा, इसी का एक बहुत ही बढ़िया शानदार फ्री इनिशिएटिव है दिल्ली में। उसमें क्या है ना कि तुम बस वेबसाइट पर जाओ, दिल्ली फ्री ट्रीज में, वहां पर तुम सेलेक्ट करो कि मेरे को ये पौधे चाहिए, सारे टिक करके प्रिंट आउट ले लो और अगले दिन वहां पहुंच जाओ और माली से बोलो वहां पर कि सर हमें ये सारे पेड़ पौधे दे दीजिए, पौधे दे दीजिए। वो दे देंगे तुमको, फ्री में दे देंगे भाई, तुम लेके चले आओ वापस। तो फ्री सीड डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पर कॉमर्शियल पर्पस के लिए। फिर वाइल्ड लाइफ के बारे में अगर तुम बात कर रहे हो तो वाइल्ड लाइफ देखो, यहाँ पर इंडिया में पूरे वर्ल्ड जोग्राफिकल एरिया का, हमारा जो जोग्राफिकल एरिया है पूरे वर्ल्ड में वो लगभग 2.4% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया, लेकिन फिर भी इस छोटे से जमीन पर लगभग 4 से 5% स्पेशीज रहते हैं, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा चैलेंजिंग है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इनके एक्सटिंक्शन का, धीरे धीरे ये एक्सटिंक्ट भी हो रहे हैं। तो ये इनके एक्सटिंक्शन का रीजन क्या बताया जा रहा है? एक्सटिंक्शन का रीजन है भाई साहब, इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रहा है, खतरनाक तरीके से एडवांस हो रहा है, लैंड क्लियरेंस कर रहे हैं ह्यूमन सेटलमेंट्स के लिए, फॉडर और फ्यूलवुड के लिए फॉरेस्ट पर ओवर बर्डन डाल रहे हैं कि भैया हमारे गाय भैंस खाएंगे कहाँ पर, नहीं खा रहे हैं तो उनको ग्रेजिंग फील्ड पर चराने के लिए छोड़ दे रहे हैं। और फिर कॉमर्शियल हंटिंग और पोचिंग हो ही रही है, किसी के स्किन के लिए, किसी के हाइड के लिए, किसी के टस्क के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए। फॉरेस्ट फायर्स वगैरह के इंसिडेंसेस भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग आगे बढ़ रहा है। इलीगल ट्रेडिंग होती है इन सब की, वो पुष्पा भाऊ झुकेगा नहीं मैं, है ना, वो वाला अपना सैंडलवुड का देखा ही था तुमने। इवेजन ऑफ एलियन स्पेशीज, तो एलियन स्पेशीज, सॉरी,
हाँ, इन्वेजन ऑफ एलियन स्पेशीज या फिर इन्वेजिव स्पेशीज जब आता है तुम्हारे यहाँ पर, तो तुम्हारे आजू बाजू के सारे जो नेटिव स्पेशीज होते हैं उनको खा जाता है। खा जाता है मतलब कि उनके न्यूट्रिशन को अपने लिए इस्तेमाल करता है। यहाँ पर हम लोग थोड़ी सी बातें कर लेते हैं कि फाइनली हमारे पास ये सारे के सारे बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन से अपने पास तुम देख सकते हो। हिमाचल प्रदेश में कोल डिजर्ट, उत्तराखंड में नंदा देवी, सिमिलरली सिक्किम में तुम्हारा कंचनजंगा, फिर उसके बाद तुम अरुणाचल प्रदेश में दिहांग दिबांग, फिर दिब्रू सिकोवा असम में, मानस असम में दो हैं। फिर इसके बाद तुम आ जाओ इधर वेस्ट बंगाल में सुंदरबन, आगे बढ़े तुम्हारा उड़ीसा में सिमलीपाल, फिर मेघालय में नोकरेक तुमने पहले ही देख लिया था। फिर एमपी में दो हैं अपने, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व और पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। फिर तुम्हारा एक ये क्या अमरकंटक भी है, ये तुम्हारा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर है ये अमरकंटक। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं अमरकंटक, अचानक मर अमरकंटक। फिर उसके बाद तुम्हारा आंध्र प्रदेश में शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। फिर एक यहाँ पर गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व अंडमान निकोबार में, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, ये केरला और तमिलनाडु के बिल्कुल बॉर्डर पर अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व है। और फाइनली हमारे गुजरात में रन ऑफ कच्छ। इसमें से भी तुम अगर देखोगे तो छांट के जो 12 हैं ये तुम्हारे लिए यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व है, यूनेस्को डेजिग्नेटेड बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। ये उनका कोड है एनपीके। एनपीके बोले तो नाइट्रोजन पोटेशियम जो भी होता था एनपीके। यहाँ पर नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम है, ठीक है भाई। एन ये 3 to 1 है, 3 to 1। और एस ए जी टू ये सारे के सारे एनपीके से सैगिंग आ गई। सैगिंग मतलब पेड़ पौधे लटक गए, ज़्यादा फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया, खराब हो गया पेड़। तो इस तरीके से एनपीके सैग के नाम से याद कर सकते हो। टोटल ऐसे 12-13 हैं, इनको भी तुम देखते रहना। आई होप कि आज का ये लेक्चर आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार लगा होगा और आप बहुत शांति से बड़े धैर्यतापूर्ण इस चैप्टर को भी वाइंड अप कर चुके हैं। आज के इस चैप्टर को हम यहीं पर विराम देते हैं। आशा करता हूँ कि आप अपनी दिवाली की छुट्टियों में बड़े शानदार तरीके से पटाखे वगैरह बिना ग्रीन ग्रीन फायर क्रैकर्स के साथ में इसको देख रहे होंगे। और थोड़ा सेफ रहना है ना, ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करना। और मिलते हैं हम लोग अपने अगले चैप्टर की तरफ बहुत ही जल्दी। और सॉइल बचाए बस हमारा आज आपके लिए बहुत बहुत बधाई। पीठ थपथपाओ अपनी, 60-65% ये किताब हम कंप्लीट कर चुके हैं आज, है ना। थोड़ा सा पोर्शन और बाकी है, उसको भी जल्द से जल्द हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद। थैंक यू।